सभी को नमस्कार। मुझे खुशी है कि आज हमारे इंदौर क्लाइमेट मिशन का तीसरा दिन है और आज की चौपाल में आप सब लोग शामिल हुए हैं। कुछ चीज़ें हम समझेंगे आज, पर इसके पहले कि हम इसकी चर्चा करें, क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा करें। क्लाइमेट चेंज क्या विषय है, क्यों है, कैसे है, किसने किया है, कब ठीक करेंगे, मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अब आप लोग कैसे हैं? अभी तो स्वस्थ है। स्वस्थ हैं, वेरी गुड। आप में से ठीक कितने लोग हैं? ठीक कितने हैं? अच्छा, वेरी गुड। और खुश कितने हैं? अच्छा, जो ठीक है वो खुश भी है। तो में 1 डिग्री का फर्क आता है वैसे। और बहुत खुश कितने लोग हैं? वाह, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए। मैं दुनिया भर में ट्रैवल करता हूँ, लोगों से पूछता रहता हूँ कि कैसे हैं, कैसे हैं। आश्चर्य होता है कि अधिकतर लोग ठीक पे अटके रहते हैं। वो जीवन भर ठीक ही रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। कभी भी पूछो जीवन में हाउ आर यू, अच्छा हर तरह के लोग ऐसे ही बोलते हैं। ठेले वाले से पूछो भैया कैसे हो, तो बोलता ठीक हूँ। किसी स्कूल और कॉलेज में जाके प्रोफेसर स्टूडेंट लोगों से पूछो भैया कैसे हो, तो बोलते ठीक है। कलेक्टर से जाके पूछो, कमिश्नर से जाके पूछो हाउ आर यू, दे आल्सो से फाइन। तो मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ठेले वाला भी फाइन, कलेक्टर भी फाइन, है ना। मुंबईया भाषा में बोलते हैं दुनिया में कुछ तो लोचा है ना। ये सब लोग फाइन कैसे हो सकते हैं? गीता में लिखा है जितने कर्म हम जीवन में करते हैं सबके पीछे एक ही उद्देश्य होता है ना। चाहे हम सुंदर दिखना चाहते हैं, आइसक्रीम खाना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा पद, लोग हमको अच्छा कहे, सबके पीछे एक ही उद्देश्य होता है, वो है खुश होना, टू बी हैप्पी, इजंट इट। इसलिए मैंने अपने जीवन में नियम बना के रखा है, मैं उन्हीं लोगों से बात करता हूँ जो खुश होते हैं, जो हैप्पी होते हैं, है ना। तो आप लोग इस चर्चा में बात करना चाहते हैं, मुझसे बात करना, सुनना चाहते हो, तो आपके पास 2 चॉइस है। या तो स्वयं खुश हैं या फिर ज़बरदस्ती खुश हैं। कौन सा पसंद है? स्वयं खुश है। अरे वाह। तो एक बार फिर से पूछना चाहूँगा कि आप लोग कैसे हैं? हाँ, बढ़िया। अच्छा, खुश होने की एक पहचान होती है, पता है? जो खुश होता है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। तो जब तक हम लोग चर्चा करेंगे तब तक आप खुश रहें, और खुश रहने के लिए मुस्कुराहट चाहिए, तो चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। नकली होगी तो भी चलेगी। जीवन में जब तक असली नहीं आ जाए नकली से काम चलाएंगे, पर मुस्कुराना जरूरी है ना। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ हम 2 तरह के प्रदूषण करते हैं। एक प्रदूषण जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, कार्बन वाला प्रदूषण। दूसरा प्रदूषण भावनात्मक प्रदूषण। भावनात्मक प्रदूषण क्या होता है? ये ज़्यादा खतरनाक होता है, पता है, कार्बन वाले से। भावनात्मक प्रदूषण क्या होता है? जब हमारा चेहरा दुखी हो, मुरझाया हो, थका हो, उत्साह नहीं हो, फिर हम लोगों के बीच जाए तो कैसा लगेगा? लोगों को अच्छा लगता है नहीं ना? भावना बहुत बड़ी है ना। तो हम दुखी होके जाते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो वो भी एक प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, भावनात्मक पॉल्यूशन। तो भगवान के नाम पे हम ऐसा ना करें। कहीं भी समाज में जाएं तो चेहरे पर मुस्कुराहट, भले घर से पत्नी से ताज़ा ताज़ा झगड़ा करके गए, है ना, ये क्या बनाया, वो क्या, कोई भी हो गया हो। ऑलराइट, तो लेट्स कम टू द रियल पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। अच्छा, आप सबने क्लाइमेट चेंज शब्द सुना है? व्हाट इज क्लाइमेट? क्या चेंज है, क्या भला का नाम है? क्लाइमेट चेंज किसको कहेंगे? बाय द वे, मैं प्रोफेसर हूँ आईटी बॉम्बे का, तो मैं बहुत सारे प्रश्न पूछने वाला हूँ, बहुत बढ़िया है ना। और मैं शादीशुदा हूँ। ये बताना इसलिए जरूरी होता है कि इससे संबंधित बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। और जैसा सचिन ने कहा, मैं 11 साल की यात्रा पर हूँ। पिछली बार जब अपने घर गया था तो 2020 था, अगली बार जब जाऊँगा तो 2031 हो जाएगा। और मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, कोई आईटी का प्रोफेसर, शादीशुदा, 2 बेटियाँ हैं, घर क्यों छोड़ सकता है, क्या कारण हो सकता है? तो एक तो कारण ये हो सकता है कि उसका दिमाग खराब हो गया, स्क्रू ढीला हो गया। दूसरा है कि सच में कोई उचित कारण है। मुझे देख के आप लोगों को मेरा स्क्रू ढीला लगता है? नहीं, थैंक यू सो मच इतनी दया दिखाने के लिए। दया नहीं, वास्तविकता। वास्तविकता, थैंक यू। तो इसका मतलब है कि स्क्रू ढीला तो नहीं है, मतलब कुछ तो जरूर उचित कारण होगा, है ना।
एक आईआईटी का प्रोफेसर घर छोड़ के 4 साल से 5 साल से बस में घूम रहा है, तो कुछ तो उचित कारण होगा। आज हम उसको समझेंगे, पर मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है क्लाइमेट चेंज क्या है? किसको कहेंगे क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन किसको कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग को। ओके, और समय पे ऋतु चक्र नहीं चलना। समय पे ऋतु चक्र का नहीं चलना क्लाइमेट चेंज। और पहले जैसा था वैसा नहीं, पहले जैसे गर्मी थी वैसे अब नहीं, पहले जैसे बारिश होती थी वैसे अब नहीं, पहले जैसे स्थिति है, सांस लेने की तकलीफ हो रही है, दिल्ली में जो सांस लेने की तकलीफ हो रही है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हवा का पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज नहीं है ना? ये जो दिखता है वो क्लाइमेट चेंज नहीं है। कई लोगों ने, जब कोविड का समय था तो हमने फैक्ट्रियां बंद की, गाड़ियां बंद की, तो दिल्ली से हिमालय दिखने लगा, है ना? तो कई लोगों ने कहा क्लाइमेट ठीक हो गया। क्लाइमेट ठीक नहीं हुआ, सिर्फ उस समय का वायु ठीक हुआ था वहां का, ये क्लाइमेट ठीक नहीं है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज नहीं है, पहले ये समझ लें। क्लियर हुआ? तो फिर क्या क्लाइमेट चेंज? तो कई लोगों को लगता है कि इतने पेड़ पौधे कट गए उससे क्लाइमेट चेंज हो गया, वो भी नहीं है, वो भी क्लाइमेट चेंज है। तो फिर क्या है क्लाइमेट चेंज? जैसे वेदर सिस्टम का चेंज हो जाना, जैसे सिस्टम था वैसा नहीं है, उसमें बदल, लॉन्ग टर्म परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल, बाढ़ का आना। क्या 1000 साल पहले बाढ़ आती थी? बिल्कुल आती थी। 500 साल पहले आती थी? बिल्कुल आती थी। अब आती है, यस, पर अब क्या हो गया है? 5 गुना ज्यादा बाढ़ आती है, 5 टाइम्स मोर, और हर कभी आ जाती है। ये क्लाइमेट चेंज है। हीट वेव्स पहले भी आती थी, लू पहले भी चलती थी, पर अब बहुत ज्यादा चलती है, जो इंटेंसिटी के साथ, ज्यादा तापमान के साथ, और सब बहुत कम समय में बदल जाती है। ये क्लाइमेट चेंज। तेजी से गर्मी, टेम्परेचर का बढ़ना, बर्फ, टेम्परेचर बढ़ने के कारण बर्फ का पिघलना, और बर्फ के पिघलने के कारण समुद्र का लेवल बढ़ना, ये क्लाइमेट चेंज। तो छोटे शब्दों में क्या क्लाइमेट चेंज मतलब? वेदर सिस्टम का चेंज होना। उसमें खास करके 2 पैरामीटर आते हैं, उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, तीव्रता, और जो बार बार, कितनी बार बार होगा, वो चेंज हो गया, तो इसको हम कहेंगे क्लाइमेट चेंज। अच्छा, आप सब लोगों ने क्लाइमेट चेंज अनुभव किया है ना? देखो, अभी आज के 3 दिन पहले, मैं क्योंकि बस में सोता हूं तो मुझे 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर नीचे होता, तो एकदम पता चलता है कि आज क्या हो रहा है। आज के 2 दिन पहले बहुत ठंडा था, कल कम ठंड हुआ, आज तो वो भी गायब हो गया, और हम दिसंबर के महीने में, है ना? इंदौर में इस महीने में हमें गजक खाने का आनंद लेना चाहिए, अभी इतने ठंड में क्या गजक। तो ये क्लाइमेट चेंज है। तो मतलब एकदम से चेंज होना। अभी फॉर एग्जांपल, अभी 15 दिन पहले की बात है, यूरोप में स्पेन जो देश है, उसके एक शहर में बाढ़ आई, 200 लोग मर गए। मैं यूरोप में 5 साल रहा हूँ। यूरोप में जब बारिश होती तो रिमझिम रिमझिम होती, उससे ज़्यादा होती ही नहीं थी। वहाँ नदी के किनारे लोगों के घर बने रहते। आपने देखा ना लंदन में, जो उनके मेन बिल्डिंग्स होते हैं, जस्ट नदी से थोड़ा लेवल होते, कुछ फर्क, हमेशा से वैसे ही रहे। परंतु यूरोप में बाढ़ से 200 लोगों का मर जाना, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। आज के 5-6 महीने पहले न्यूयॉर्क शहर में इमरजेंसी लगी थी, आप गूगल सर्च कर सकते सारी। क्यों लगी थी? क्योंकि इतनी बाढ़ आई कि इमरजेंसी लगाना पड़ी। न्यूयॉर्क में, विश्व के सबसे पावरफुल देश के सबसे पावरफुल शहर में, बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आज के 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी, 1 मिलियन एकड़ जंगल, 1 मिलियन एकड़, 10 लाख एकड़ जंगल जल गया, सरकार कुछ भी नहीं कर सकी। ये क्लाइमेट चेंज। मैं उड़ीसा में गया था, किसी ने कहा सर ये गांव जाना, वहाँ पे एक 7 भाया गांव हुआ करते थे, अब नहीं है। 7 गांव हुआ करते थे, कहाँ चले गए? समुद्र के अंदर। ये क्लाइमेट चेंज। तो मौसम का बदलना, उसकी तीव्रता कम ज़्यादा होना, और उसके कारण हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, फॉरेस्ट फायर्स, आइस मेल्टिंग, सी लेवल राइज, ये सब होना, ये क्लाइमेट चेंज। क्लियर?
तो ये जो दिखता है ना हवा में कचरा, वो उसका उससे कोई ज़्यादा संबंध नहीं। ये तो डस्ट का पॉल्यूशन और जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं PM10 PM, उसके कारण ऐसा होता है। और इसीलिए अपने मेयर साहब से जब मैं बात कर रहा था कि इंदौर तो नंबर 1 है। अच्छा, मेयर साहब आ गए। इंदौर तो नंबर 1 है। जोरदार तालियों से। लंबी उम्र कहा जाता है। वाह। जस्ट 5 सेकंड पहले आपका जिक्र हो रहा था और आप देखे क्या ही। तो क्लाइमेट चेंज क्या है समझ में आया सबको? हम सबने अनुभव किया है। तो इससे संबंधित 3-4 जो प्रश्न है वो यदि हम समझ लेंगे तो उसका निराकरण भी हम समझ पाएंगे। पहला तो यह है कि ये क्यों हो गया, अचानक ऐसा क्या हो गया? मनुष्य जीवन तो लाखों साल से, जो मॉडर्न ह्यूमन बोलते हैं, मॉडर्न ह्यूमन का जीवन 2.5 लाख साल पुराना है। जब से हमने 2 पैरों पे चल, उसको 2.5 लाख साल हो गए। 2.5 लाख सालों में ऐसा हमने क्या कर दिया अचानक पिछले 100 साल में कि क्लाइमेट ही बदल गया। विश्व की आज भी 80 से 82% ऊर्जा 3 ही साधन से आती है। क्या क्या साधन? कोयला, क्रूड ऑयल और गैस, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 साधन है जिससे 80 से 82% ऊर्जा आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बची हुई 18% है उसमें क्या क्या आ गया? सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये सब मिला के कितने सालों से हम हाइड्रो प्लांट लगा रहे हैं, पानी वाले 100 साल हो गए। कितने सालों से न्यूक्लियर प्लांट लगा रहे हैं, कितने सालों से सोलर लगा रहे हैं, कितने सालों से विंड लगा रहे हैं। ये सब इतने सालों से लगा रहे हैं, पर इसकी मात्रा पूरी हमारी ऊर्जा में 18%, 19% ही है बस। आज भी 80-82% ऊर्जा तो 3 ही साधन से आती है, कोल, ऑयल एंड गैस, है ना। क्रूड ऑयल को शॉर्ट में सिर्फ ऑयल बोलते हैं, तो जब मैं ऑयल बोलूँ इसका मतलब क्रूड है। 3 ही साधन से आते हैं। तो एक प्रश्न तो यह कि आने दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? यदि हमारी एनर्जी की सप्लाई कोल, ऑयल एंड गैस से पूरी होती तो कुछ फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये जान ले कि हमारे भारत एनर्जी के मामले में बहुत गरीब देश है। क्यों गरीब है? क्योंकि हमको सब इंपोर्ट करना पड़ता है। जितना पेट्रोल डीजल हम उपयोग करते हैं उसका 85% बाहर से आता है। जितना गैस हम उपयोग करते हैं उसका 50-60% बाहर से आते हैं। जितना कोयला हम उपयोग करते हैं उसका 20-30% बाहर से आता है। न्यूक्लियर फ्यूल कुछ बाहर से आता है। अभी बाहर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी लेने लगे हैं। तो बाहर से लेने के लिए तो कुछ खर्चा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डॉलर्स चाहिए ना, विदेशी मुद्रा। अच्छा, फिर डॉलर्स कमाने पड़ते हैं, तो डॉलर्स कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। अच्छा, मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा लगेगी। और ऊर्जा कहाँ से आती है? बाहर से आती है। अरे वाह, कैसे अपने ही चक्र में फंसे हुए, समझ में आ रहे? अभी यूरोप की बहुत बुरी हालत हुई थी भैया, आपको पता होगा। जब रशिया यूक्रेन में युद्ध हुआ तो रशिया ने बोला गैस नहीं देंगे। यूरोप जहाँ पे ठंडा, जहाँ पे गैस चाहिए गर्मी के लिए, हीटिंग के लिए, सप्लाई बंद हो गया तो पूरे यूरोप की हालत खराब हो गई। तो पहला प्रॉब्लम यह है एनर्जी जो कोल, ऑयल एंड गैस का, कि ये दूसरे देशों पे निर्भर बनाता है, जिसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। जिसके पास पैसा नहीं होता, विदेशी मुद्रा, उसकी हालत खराब होती। हमारे 2 पड़ोसी देशों की हुई बाय द वे। किसकी हुई? पाकिस्तान की और श्रीलंका की हुई। हमने देखा अभी पिछले साल, 1.5 साल की बात है। तो किसी भी देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं कि हम दूसरे देशों से ले। हमारा जो एनर्जी का बिल है वो 17 लाख करोड़ रुपए का होता है। जो हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई, उसका 50% तो इसी में चला जाता है, 50%। तो पहला प्रॉब्लम तो यह है कि निर्भरता, विच इज कोई भी देश कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता जब तक वो निर्भर रहेगा, है ना। पर दूसरी प्रॉब्लम और गंभीर, मैं हमेशा बोलता हूँ पैसे का हिसाब किताब तो मोदी जी देख लेंगे, कहाँ से हिसाब लाना है, क्या करना है, वो देख लेंगे, वो तो अपना चिंता का विषय नहीं है। पर दूसरा विषय है कि जब भी हम कार्बन को जलाते हैं, कोयले को जलाया, पेट्रोल को जलाया, डीजल को जलाया, एलपीजी, जब भी हम कार्बन को जलाते हैं उसका एक ही केमिकल रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन को जलाते हैं तो कुछ तो आउटपुट निकलेगा। तो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड 2 चीजें निकलती है। तो एनर्जी का उपयोग कर लेते हैं, है ना, एनर्जी का उपयोग कर लेते हैं। कहाँ करते हैं? लाइट जला लिया, खाना बना लिया,
पेट्रोल गाड़ी से चल लिए, कपड़े बना लिए, ब्रश कर लिया, टाइल्स बना लिया, सीमेंट बना लिया, कंक्रीट बना लिया, ये स्टेज बना लिया, कारपेट बना लिया, चेयर बना लिया, ये सब में एनर्जी लगती है ना। तो एनर्जी का उपयोग हम कर लेते हैं अपने कामों के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ऊपर छोड़ देते हैं ना। हम सब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे हवा में छोड़ते हैं जैसे जो पर्यावरण है हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी हो। पिताजी का है, हाँ, कि दादा का है, कि चाचा का है, मामा का है, सबको लगता है पिताजी की प्रॉपर्टी है। जितना चाहे उतना कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ सकते हैं। आज तक ना किसी पेरेंट्स ने, ना किसी टीचर ने बताया कि ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साइंस आगे बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ सकता है, इकोनॉमी आगे बढ़ सकता है। अच्छा, पर्यावरण जो वातावरण उसका साइज बढ़ते जा रहा है क्या? जैसे हम बढ़ रहे हैं तो उसका भी साइज बढ़ता है, ऐसा बढ़ते जा रहा है? नहीं, वो फिक्स है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को एग्जाम्पल देता हूं, ये जो पर्यावरण है ये हमारे कचरे का डब्बा है, बड़े वाला कचरे का डब्बा है ना। पर्यावरण को हमने क्या बना के रखा? कचरे का डब्बा। जीवन का सारा कचरा, पानी का कचरा, मिट्टी का कचरा, कपड़े का कचरा, सीमेंट का कचरा, कंक्रीट का कचरा, ये सब इसी में फेंकते हैं। और सबसे खतरनाक कचरा है जो दिखता ही नहीं है। कौन सा कचरा है जो नहीं दिखता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस। ये दिखता नहीं, कलरलेस, और इसमें ना तो इसमें स्मेल होती है ना कलर होता है। तो ये कचरा फेंकते हैं कहां पे? ये वातावरण में। हमने बड़े वाले कचरे के डब्बे में फेंकते रहते हैं। अच्छा, वो कचरे के डब्बे का साइज ही नहीं बढ़ रहा है, पर फेंकने की गति बढ़ रही है ना। एक से ज्यादा घर, एक से ज्यादा गाड़ी, एक से ज्यादा कपड़े, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो पर्यावरण में चूंकि डब्बे का साइज फिक्स है और हम ज्यादा डालते जा रहे हैं, तो ये कचरा बहुत इकट्ठा हो गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इकट्ठी होती जा रही है। पहले धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था वो 280 ppm, छोड़ दो, एक मिनी यूनिट है जिसको बोलते ppm, पार्ट्स पर मिलियन, उसको छोड़ दो, 280 था। अभी वो बढ़ के हो गया। अच्छा, 280 कितने साल तक था? लाखों साल तक ऐसा ही था, फिक्स था, 280 चलता था। अचानक मनुष्य के हाथ में क्या लगा? क्या लगा? कोयला, पेट्रोल, डीजल, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगा। इसके लिए हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, बुरा मत मानना, क्या है? बंदर के हाथ में, हाँ, बंदर के हाथ में उस तरह लगता है तो उसको पता नहीं रहता कि इसको मैं कैसे उपयोग करूं। अच्छा, खुद का नुकसान करता है, दूसरों का भी करता है। जब से हमारे हाथ में एनर्जी लगी, सब कुछ गड़बड़ होना चालू है। तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते, अच्छा पहले 280 था, अभी 425 हो गया। तो परसेंटेज में नापेंगे तो 52% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हवा के वातावरण में। कितने प्रतिशत? अच्छा, कोई भी चीज 52% से बदल जाए तो उसको छोटा बदलाव कहेंगे कि बड़ा बदलाव कहेंगे? बोलो, बहुत बड़ा। तुम्हारी हाइट 52% बढ़ जाए, या 52% कम हो जाए, या वजन 52% बढ़ जाए, या 52% कम हो जाए, बहुत बड़ा बदलाव है। 52% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर क्या करती है? क्या काम करती है? अच्छा, तो मैं एक जगह समझा रहा था, तो मेरे एक स्टूडेंट ने किसी को समझा रहा था, वो मराठी, मुंबई में हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती, तो उसने बोला ये कार्बन डाइऑक्साइड कोई एरी गैरी गैस नहीं है। हाँ, एरी गैरी गैस नहीं है, कुछ है। ये क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन हाउस गैस। ये सुना है सबने, न्यूज़पेपर में आते रहता है। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, ग्रीन हाउस कहाँ से आया? एक होता ना, पहले वो ग्रीन हाउस देखा, घर बना लेते हैं, उसके अंदर आप सब्जी भी लगा सकते हो, बेमौसम भी पैदा कर सकते हो। तो एक तरह से एक स्पेशल आप पर्यावरण क्रिएट करके बेमौसम आप सब्जी उगा सकते हो, ठंड के समय में सब्जी उगा सकते हो। तो ग्रीन हाउस का काम होता है तापमान को मेंटेन करके रखना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गई है, इसका काम ही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और आप लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट का अनुभव डेफिनेटली कई बार किया होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप सब लोग कार में बैठे, कार में यदि कांच बंद कर लो, ठंड के समय में भी यदि कांच बंद कर लो और एसी बंद करो, तो क्या होता है? सफोकेशन होता है। और क्या? टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगता है। वो एग्जैक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो कांच होता है कार, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो एनर्जी को अंदर जाने देता है, बाहर नहीं जाने देता, अंदर आने देता है। तो एनर्जी अंदर आई पर बाहर गई नहीं, तो उसने ट्रैप कर लिया, तो तापमान बढ़ने लगता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वातावरण में फैल गई चारों तरफ, उसका वही काम है, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
तो जो एनर्जी को आने देते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बस जाने नहीं देती, इसलिए वहीं के वहीं रह जाती है। इसलिए वहीं के वहीं रह जाती है तो तापमान बढ़ रहा है। तो आप लोगों ने अनुभव किया तापमान बढ़ रहा है, अनुभव किया है ना। मनुष्य जीवन के 10 सबसे गर्म साल पिछले 15 सालों में आए। पूरे मनुष्य जीवन के इतिहास के 10 सबसे गर्म साल कब आए? पिछले 15 सालों में। मतलब पहले तापमान धीरे धीरे बढ़ा, फिर और तेजी से बढ़ा, फिर और तेजी से बढ़ रहा है। तो क्लाइमेट बदल नहीं रहा है, बदल चुका है, जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, और ये एक्सेलरेट होता जा रहा है। तो बात समझ में आएगी, ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका मेन कारण क्या है? ये जो दिखने वाला प्रदूषण नहीं है। मेन कारण क्या है? अदृश्य है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का उपयोग। इतना सबको समझ में आया? वेरी गुड। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब किसने किया है? क्लाइमेट चेंज किसने किया है? जलवायु परिवर्तन किसने किया है? भैया मैं जब भी पूछता हूं, अच्छा बताओ क्लाइमेट चेंज किसने किया है, जितने पढ़े लिखे होशियार इंटेलिजेंट लोग पता है क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज मनुष्यों ने किया है, मैंने थोड़ी किया है। मनुष्यों ने किया है। अच्छा आप सब लोग मनुष्य हो? वेरी गुड। अच्छा तो क्लाइमेट चेंज किसने किया है? सब जोर से बोलो, किसने किया है? हमने किया है। गलत, वो भी गलत। क्यों गलत? क्योंकि हमने किया मतलब किसी ने नहीं किया, भगवान भरोसे। किसने किया? मैंने किया। ये बहुत समझ लेना चाहिए, वरना इस हॉल के बाहर जाके किसी पूछो, बताओ भाई क्लाइमेट चेंज किसने किया, लोग बोलेंगे या तो इसने किया, उसने किया, इंडस्ट्री को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना। ये हम भूल जाते कि खाना एलपीजी पे पका के मैं खाता हूं, कपड़े मैं पहनता हूं, कुर्सी पर मैं बैठा हूं, घर मैंने बनाया, सीमेंट का उपयोग मैंने किया, कंक्रीट का उपयोग मैंने किया, गाड़ी मैंने चलाई। तो क्लाइमेट चेंज किसने किया? मैंने किया। तो ठीक कौन करेगा? ठीक कौन करेगा? हाँ, ये पक्का समझ जाना चाहिए। अच्छा कितनी अजीब बात है, देखो इस समय यदि एक अपने पास स्पेशल डिवाइस आ जाए जिसमें हम दुनिया की फोटो ले सकें, यदि दुनिया की फोटो लेते इस समय क्या दिखेगा? मुझे दो चीज दिखती है इस समय दुनिया में। हर वो चीज जिसके बिना जीवन चल सकता है, जिसके बिना जीवन चल सकता है, वो बढ़ती जा रही है। तो किसके बिना जीवन चल सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना जी सकते हैं? जी सकते हैं। बहुत एडवांस कंप्यूटर के बिना जी सकते हैं? जी सकते हैं। 500 सीट वाला हवाई जहाज नहीं हो तो जी सकते हैं? जी सकते हैं। जिसके बिना जी सकते हैं वो ऐसे प्रगति पर है। और हर वो चीज जिसके बिना जी नहीं सकते, काम ही नहीं चलेगा, वो सब दुर्गति हो रही है। तो बताओ किसके बिना जी नहीं सकते? सांस लिए बिना। मैं लोगों से पूछता, अच्छा बताओ तुम्हारे जीवन में सबसे 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 ज्यादा जरूरी क्या चीज है? लोग बोलते हैं माता पिता, ये वो, भाई बहन, नौकरी, भगवान जाने क्या क्या बोलते हैं। तो मैं बोलता एक काम करो, 2 मिनट के लिए नाक बंद करो, सबसे पता चल जाएगा सबसे ज्यादा जीवन में जरूरी क्या है। क्या जरूरी है? हाँ, ये माँ बाप का नंबर और बच्चे का नंबर बाद में आता है। सिर्फ 2 मिनट। और मैं गारंटी करता हूँ 2 मिनट सच में इस हॉल में नाक बंद कर दिए ना, तो 99% लोग तो बेहोश, स्वर्ग ही सिधार जाएंगे। अच्छा कुछ लोग नर्क भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कर्म कैसे है करके। तो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हवा, है ना। 2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। तो आप बताओ, आपने जीवन में हवा को ठीक करने के लिए कुछ किया है? शायद थोड़ा बहुत कुछ किया। अच्छा हवा को खराब करने के लिए कुछ किया है? बहुत कुछ किया है। अरे वाह, कितने अच्छे लोग हैं हम, है ना। दिन रात मेहनत करते हैं हवा खराब हो जाए। पानी 5, 7, 10 दिन से बिना पानी पिए जी नहीं सकते, तो पानी को ठीक करने के लिए कुछ किया? नहीं। खराब जरूर। मिट्टी बिना खाना खाए जी नहीं सकते 8-10 दिन, तो मिट्टी की हालत खराब है। तो हर वो चीज जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता उसकी हालत खराब है। आप बताओ हवा की क्वालिटी ठीक हो रही है कि बिगड़ रही है? पानी की क्वालिटी ठीक हो रही है, बिगड़ रही है? मिट्टी की क्वालिटी ठीक हो रही है, बिगड़ रही है? अजीब बात है, कितनी अजीब बात है नहीं। जिसके बिना जीवन चल सकता बढ़ रहा है, जिसके बिना चल नहीं सकता घट रही है। तो मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न आता है, ये आधुनिक
मूर्खता कहें? बताओ। ये जीवन जीने के लिए जरूरी है। हवा को बिगाड़ना? हवा को बिगाड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जीवन जीना है तो जीना पड़ेगा, लेकिन उसके तरीके नहीं समझ। हाँ, नहीं अपन आते हैं उस पर, तरीके पे आते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये सिचुएशन को यदि एनालाइज किया जाए, दूसरे ग्रह से कोई व्यक्ति आ जाए, कोई एलियन आ जाए, बोले धरती पे देखे क्या हो रहा है, तो उसने ये दो चीज ऑब्जर्व की है ना, हर चीज जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता बढ़ रही है, और जिसके बिना चल सकता बढ़ रही है, जिसके बिना, इसको क्या कहेंगे? इसको होशियारी कहेंगे, मूर्खता कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, मूर्खता ही है ना? हाँ, क्या क्या? होशियारी से की गई मूर्खता। दूसरों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाता। ये मैं हर जगह पूछता हूं, क्योंकि ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि हमने अपनी गंगा, अपनी यमुना को ऐसी हालत खराब कर दी। जब मैं छोटा था तो हम नदियों में मां ले जाती थी, कहीं से भी पानी पी लेते थे। आप पी सकते हैं? गंगा यमुना का पानी बिना फिल्टर के पी सकते हैं? पिला सकते? नहीं। एक जमाने में गंगा मैया इतनी पवित्र होती थी, जाके डुबकी लगाओ तो सारे पाप धुल जाते थे ना। अभी जाके डुबकी लगाओ तो 2-4 पाप घर आ जाएंगे। ये तो बहुत बड़े लेवल का गड़बड़ है ना? ये सब किसने किया है? जोर से कहो, किसने किया है? वेरी गुड। तो ठीक कौन करेगा? हाँ, ये क्लियर हो गया पक्का? इसमें कोई डाउट तो नहीं बचा? अच्छा, वेरी गुड। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई कि कार्बन एमिशन के कारण हुआ है, हमारा सामान और मटेरियल एनर्जी के उपयोग के कारण हुआ है, और मैंने किया है। अब अगला प्रश्न है, इसको कब ठीक करना चाहिए? अभी करना चाहिए, आज से, अभी से करना चाहिए, है ना? क्लाइमेट के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 2 नंबर बताए जो महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नंबर आपके घर का एड्रेस नहीं है, आपकी उम्र कितनी वो भी नहीं, आपकी सैलरी कितनी वो भी नहीं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नंबर है तापमान, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका पहला थ्रेशोल्ड, पहली सीमा जहां पे ब्रेकडाउन होना चालू होगा, वो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम सबके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नंबर है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सामान्य से यदि 1.5 डिग्री तापमान बढ़ जाए तो वैज्ञानिकों का कहना है कुछ होना चालू हो जाएगा। हम सब में क्षमता होती, थोड़ा बहुत सहन करने की क्षमता हम में भी होती। शादी का दिन है, शादी है घर में, तो 3-3, 4-4 दिन तक रोज जगेंगे, खूब मेहनत करेंगे, चल जाएगा। पर 10 दिन तक वैसा जीवन चल सकता है? नहीं, ब्रेकडाउन हो जाएगा। वैसे ही पर्यावरण की भी क्षमता है, थोड़ा हम उसको परेशान कर सकते हैं, पर एक समय के बाद फिर वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो पहला जो ब्रेकडाउन है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होने वाला है। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, 1.5 डिग्री आप गूगल सर्च करोगे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, करोड़ों आर्टिकल मिलेंगे, लाखों भी नहीं, करोड़ों। इतना फेमस नंबर, इतना महत्वपूर्ण नंबर है, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, पर नहीं है। हमारा ध्यान कहीं और है, हमारे मीडिया का ध्यान कहीं और है। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सबको पता होना चाहिए। मैं एक भैया ने एक कॉन्फ्रेंस करी थी, अलग अलग लोगों को बुलाया, स्पिरिचुअल लीडर्स को बुलाया, मीडिया के लोगों को अलग बुलाया, साइंटिस्ट लोगों को अलग बुलाया। सबसे एक ही प्रश्न पूछा कि जो हम कर रहे हैं पर्यावरण को सुधारने के लिए, क्या ये पर्याप्त है? इज इट इनफ? कोई जवाब नहीं दे पाया। अच्छा, सब एक दूसरे के ऊपर डाल देते। मैंने मीडिया वालों से पूछा, अभी वो हमारी एक्ट्रेस है ना, वो आलिया भट्ट, तो अभी जब वो प्रेग्नेंट थी तो पूरे देश को पता था, हर बार पूरे देश को पता था, पर 1.5 डिग्री तापमान का महत्व किसी को पता नहीं है। हाँ कि नहीं? नहीं पता है। कितनी बड़ी विडंबना है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है जीवन का, उसके बारे में पता नहीं है। और आलिया भट्ट का ऐसा, और उसका वो किसका भी ब्रेकअप चल रहा है, होने वाला है। हाँ, ये देखो, ये सबको पता है। ये गड़बड़ है ना, लोचा है, इसको मुंबई भाषा में तो लोचा है। तो 1.5 डिग्री पे क्या होने वाला है? ऐसा क्लाइमेट साइंटिस्ट क्यों परेशान है बेचारे कि 1.5 डिग्री पे क्या होगा? अचानक प्रलय आएगा, हम सब लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, चिंता मत करो, इतनी आसान मौत नहीं मिलने वाली। नेचर इतनी आसानी से नहीं मारेगी प्रकृति। कैसे मारेगी बताएं? एक मूवी में जो खतरनाक विलेन होता है, डेंजरस, वो हीरो को कैसे मारता है? कैसे मारता है? तड़पा तड़पा के।
तो ये सबको एक साथ बोलना चाहिए, नेचर कैसे मारेगी। अच्छा, रोज शाम को सोने के पहले इसको रिवाइज करेंगे मंत्र की तरह तो भी काम में आएगा। नेचर हमको कैसे मारेगी? तड़पा तड़पा के, मतलब ज़्यादा फ्लड्स होंगे, ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, ज़्यादा हीट वेव्स आएगी, ज़्यादा बर्फ पिघलेगी, ज़्यादा समुद्र का लेवल बढ़ेगा, ज़्यादा बीमारियां फैलेगी। और भी डेंजरस काम है, जो फूड का प्रोडक्शन है, जो खेती की उत्पादन दर है वो कम होती जाएगी, सारे काम उल्टे होंगे। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि जब आसाम में बाढ़ आई थी अभी 2-3 महीने पहले, 15 से 17 लाख लोग विस्थापित हुए थे। तो जो विस्थापित होता है उससे जाके पूछो तड़पना क्या होता है ना। जब वायनाड में वो लैंडस्लाइड हुई, इतने सारे लोग मरे, उससे पूछो तड़पना क्या होता है। जब अपने वडोदरा में बाढ़ के कारण वो मगरमच्छ घूमने लगे, उनसे पूछो तड़पना क्या होता है। उधर जाके सऊदी अरेबिया में जो कि रेगिस्तान है, वहां पे बर्फबारी होने लगी, उनसे पूछो तड़पना क्या होता है। और हम जाने अनजाने हम सब हो रहा है, हमारे जीवन को ये प्रभावित कर रही है। ये बात अलग है कि वो छोटा सा है तो अभी दिखता नहीं है, पर जिस तरह से स्वास्थ्य के केस बिगड़ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, अचानक इतना टेम्परेचर सबको ऐसे में, उसका जीवन पे असर हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, अलग बात है। बात समझ में आ रही? तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर है जिसको हमें सब पे ध्यान देना चाहिए। तो बेसिकली क्लाइमेट साइंटिस्ट बोलते हैं कि देखो भाई, यदि ठीक से रहना है तो 1.5 डिग्री से ज़्यादा तापमान धरती का सामान्य से बढ़ना नहीं चाहिए, और फिर भी बढ़ भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिग्री पे अल्टीमेट है। 2 डिग्री पे जो परिवर्तन होगा उसको हम रिवर्स ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैं कहता हूँ, अच्छा 2 डिग्री के बाद सारे मनुष्य, धरती के सारे मनुष्य डिसाइड करें कि अब कुछ नहीं करेंगे, साधु बन के रहेंगे, सिर्फ एक लंगोटी पहन के जिएंगे, तो क्या पर्यावरण को ठीक कर पाएंगे? नहीं। एक बार टूट गया तो गया काम, एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो गया काम। और ये हमेशा सिस्टम है ना हमारा, हर सिस्टम में ऐसा ही होता है। भावनाओं में भी ऐसा होता है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, रहीम का दोहा ना। रहीम जी ने क्या कहा था? रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो। जो भावना है वो भी ठीक से रिपेयर होके एग्जैक्टली वैसे की वैसी नहीं, तो पर्यावरण को कहां से कर लोगे? बात समझ में आ रही? तो ये इरिवर्सिबल होता है, ये तो है, हर चीज वैसी की वैसी नहीं हो सकती जैसी थी, एक बार सीमा से ज्यादा टूट गया था। अब खास बात है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में कितना समय बाकी है। अच्छा, इस बीच आपके कोई प्रश्न तो पूछ लेना। भैया ने आते याद दिलाया चौपाले, तो एक तो पहले बैठे कैसे नहीं होना चाहिए, गोल गोल होती तो अच्छा, सब लोग ज़्यादा जुड़े रहते, इसलिए मैं ऊपर नहीं बैठा, इधर ही बैठ गया। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में कितना समय बाकी है? कोई अंदाज लगाना चाहेगा? कोई नहीं लगा। फिर भी रफ? हाँ, 30 साल। ओके, और कोई? अच्छा, ये तो क्लियर है कि हमारे पास 500 साल नहीं, ये तो क्लियर है। 200 साल, 100 साल, 50 साल, 40, 30, 20, 10। हमारे पास एक घड़ी है, बस मैं दिखाऊंगा, सचिन लाके दिखा दो तो यही पता चल जाए। हमारे पास एक घड़ी है, वो बताती कितना समय बाकी है। 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है कितना समय बाकी है। एक तो हमारे जैसे बैंक में मान लो 1 करोड़ रुपए हैं, तो कितने साल चलेंगे कैसे डिपेंड करेगा, कैसे हिसाब लगाएंगे भाई? खर्चे की गति क्या है ना। यदि हम 1 करोड़ हमारा 10 साल भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है, तो हमारा बजट है 1 करोड़, किस गति से खर्च करते हैं उसके हिसाब से पता चलेगा कितने साल चलेगा। तो क्लाइमेट चेंज जो कार्बन जो एमिट करते हैं उसका हमारा बजट है 1.5 डिग्री पे जाने का, वो है 200 बिलियन टन। कितना है? 200 बिलियन टन अपन छोड़ सकते हैं हवा में, इतना कैपेसिटी है पर्यावरण का भी अनुमान के हिसाब से। और ये बहुत साइंटिफिक अनुमान है, बहुत सारे इस पे रिसर्च पेपर हैं। तो 200 बिलियन टन। अब पता करते हैं क्या खर्च करने की दर है। आपको पता है हमारे धरती पे कितना कार्बन एमिशन होता है साल भर में? 1 दिन में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में। आपको एक नंबर बताऊं, हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है धरती पर वो है 14 लाख किलोग्राम। 14 लाख किलोग्राम कितनी देर में होता है ये? कितने? 1 सेकंड में। कितना? जो अब कल्पना करो 14 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 सेकंड में जाती है। और 1 सेकंड कितना होता है? 1 सेकंड इतनी देर में कितना? 14 लाख।
तो 14 लाख किलोग्राम पर सेकंड की दर से हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों के हिसाब से यदि 67% संभावना ये चाहिए कि वो 1.5 डिग्री तापमान न जाए, 67% संभावना, ये परसेंटेज पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से जो समय बचा है वो ये घड़ी बताती है। तो चालू करेंगे। हाँ, तो पहला नंबर है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के जो तापमान जाता है इतना है, थोड़ा उसको ऊपर करेंगे तो सबको दिख जाएगा। यहाँ से दिखाएं। अच्छा, दिख रहा है अभी सबको? तो पहला नंबर क्या है? तुम बीच में हटो। पहला नंबर क्या है? 1.5 डिग्री ब्लू में। रेड में पहला नंबर क्या है? 4 साल। फिर आज दूसरा दिन है, कितने दिन है? 231 दिन। कितने घंटे? 3 घंटे। कितने मिनट? 20 सेकंड, 48, 43, 46। कितने साल है? 4 साल। चलो थोड़ी हिसाब में गलती हो सकती तो 1-2 साल इधर उधर कर लेते, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, चलो 10 हो सकता है, फिर भी 10 ही साल है। यदि आप सब लोग समझ गए कि 4 साल ही है तो आपको कुर्सी से कूद जाना चाहिए सर, है ना। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने 11 साल के लिए घर छोड़ दिया, क्या मोटिवेशन है, क्या इंस्पिरेशन है? मैं बोलता हूँ देखो भाई, तुम्हारे पीछे यदि टाइगर खड़ा हो तो भागने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, चाहिए? हाँ, सिर्फ इतनी बात है कि तुमको दिख नहीं रहा है और मैंने देखा है। तो 4-4.5 साल में, अच्छा जब 1.5 डिग्री टच होगा हमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एकदम से कुछ होने वाला नहीं है ना, तो धीरे 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 होगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, पर इरिवर्सिबल चेंज होना चालू हो जाएंगे जो हो रहे हैं। अच्छा ये इसका देखो काम कैसे करते हैं, क्यों खतरनाक है? तो जब गर्मी बढ़ती है तो बर्फ पिघलती है, तो समझ में आया? अच्छा, बर्फ पिघलती है तो पानी समुद्र में जाता है, परंतु बर्फ का पहाड़ छोटा हो गया तो समुद्र की सतह बढ़ गई, ये समझ में आया? अच्छा, बर्फ सफेद होती तो जो एनर्जी आ रही थी उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती, पर समुद्र की सतह डार्क होती, काली होती, तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो बर्फ पिघली तो समुद्र की सतह बढ़ी, तो उसके कारण और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हुई, उसके कारण और ज्यादा गर्मी बढ़ी, फिर उससे और बर्फ पिघलेगी। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। ये अपने आप में ऐसा चक्र चलेगा कि वो कंट्रोल के बाहर हो जाए, इसलिए इतना भयानक काम है। तो 1.5 डिग्री के लिए 4-5-6 साल बाकी हैं, 2 डिग्री के लिए 20-25 साल बाकी हैं। उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद तो बस भुगतना है। तो क्लाइमेट चेंज को कब ठीक करना है? अभी ठीक करना है। ये बात समझ में आए सब? अच्छा, आज रात को नींद आएगी? मतलब आने नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। कोई बोले आ जाएगी तो सब गड़बड़ है। हाँ सर, ये आपने ये जो कैलकुलेशन करा है जी, इसमें कार्बन उत्सर्जन की तो आपने बात कर ली जी, लेकिन जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो उस कार्बन को कम कर रहे हैं, उसका गणित कहाँ है? हाँ उसका गणित बताता हूँ, बैठिए। केवल डराने का काम कर रहे हैं। समुद्र के अंदर इतनी वनस्पति है कि मैं बताता हूँ। वो जो है उस कार्बन को कम करेगी ना। नहीं करेगी। मछलियां क्या खाएगी फिर? मैं बताता हूँ ना, बैठिए। क्या होता है, धरती में बहुत सुंदर बैलेंस था, जितना कार्बन एमिशन होता था उतना एब्जॉर्ब होता था। कार्बन एमिशन पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले भी लकड़ियाँ जलती थी, खाना बनाते थे, जब बायोमास सड़ता था खेत में तो उसका कार्बन एमिशन होता था, गोबर डाइजेस्ट होता बायोमास तो उसके कारण एमिशन होता है, तो पहले भी होता था कार्बन एमिशन और एब्जॉर्प्शन भी होता था, दोनों काम होते थे। तो एमिशन की दर और एब्जॉर्प्शन की दर बराबर होती थी। आज मैंने कार्बन एमिशन की दर क्या बताई आज की तारीख में? 14 लाख किलोग्राम। कितनी देर में? 1 सेकंड। तो हमने कार्बन एमिशन की दर बढ़ा ली, पर चूंकि हमारी एमिशन की दर बढ़ गई, पेड़ भी जल्दी बढ़ने लगे। ऐसा हो गया क्या? नहीं, पेड़ तो अपनी गति से बढ़ेगा, समुद्र की सतह जितनी उतनी ही है। तो एब्जॉर्प्शन अभी भी होता है, पेड़ अभी भी एब्जॉर्ब करते हैं, परंतु उसकी मात्रा तो वहीं की वहीं, बल्कि उल्टा हो गया, कम हो गए। बात समझ आ रही? तो ये बैलेंस गड़बड़ हुआ है, खर्चे बहुत हो गए और सैलरी वहीं की वहीं रही, तो गड़बड़ हो गया। तो एमिशन की दर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए आज की तारीख में पेड़ पौधे पर्यावरण को ठीक करने के लिए तो काम के नहीं। और ये मैं हर जगह देखता हूँ, पूरे देश में देखता हूँ
इतने सारे काम ऐसे पेड़ पौधे लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, परंतु ये मान लेना कि पेड़ पौधे लगाने से तापमान कम हो जाएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी। अब जीवन भर लगाते रहो। और मैंने एक आर्टिकल लिखा था दैनिक भास्कर में 1.5-2 महीने पहले हो गए, मैंने हिसाब दिया उसमें कि चलो पेड़ पौधे से अपन इसको ठीक करते हैं। तो मुझे जहाँ तक हिसाब याद है, हमें 3.8 बिलियन पेड़ लगाने की जरूरत है। तो फिर हिसाब लगा कि अच्छा एक पेड़ को कितनी जगह लगती है, तो 100 स्क्वायर फीट तो लगेगी ना, इतनी तो जगह ही नहीं है। तो ये बात क्लियर कर लेना चाहिए कि जिस गति से हम कार्बन इमिशन हवा में छोड़ रहे हैं, उसका पेड़ पौधे लगाना इलाज नहीं हो सकता। बात समझ में आई? क्योंकि हमारी गति इतनी ज्यादा है, इतना इमिशन हो रहा है। तो पेड़ पौधे अच्छी बात है, परंतु उससे तापमान तो कम नहीं हो सकता। ठीक है? और कोई डाउट इसमें? मैं इलाज ये है कि देखो, हमें हाथी को तराजू में तोलना है, तो आप एक जगह चींटी रखते जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा? चींटी का मोल है, चींटी का वजन 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है, ये बात मान ले। परंतु इधर तो हाथी बैठा है ना, दिया कि उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो हिसाब लगा लेते हैं। आओ मेरे साथ बस में बैठते हैं, तो गणित आप खुद गणित कर लेना। पेड़ पौधे का महत्व, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पेड़ पौधे लगाना बंद करो, बिल्कुल लगाओ, बचाओ, जो करना वो करो, पर पेड़ पौधे लगा के पर्यावरण ठीक होगा, तापमान कम होगा, ये मानना ही गलत है। ये मैं समझा रहा हूं। और 90% क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे लगाते हैं। इसलिए मेयर साहब यहां पर बैठे हैं, जो हमारी चर्चा हुई शुरू में, 2 तरह की प्रॉब्लम है। हम किस पे ध्यान देते हैं? जो दिखता है, जो दिखने वाले कचरे पे ध्यान देते हैं। रहने दो अभी जो दिखता है कचरा, उस पे ध्यान देते हैं। वैसे डॉक्टर का भी ऐसे है, देखो कैसे होता है, एनालॉजी देखो। जो शरीर पे बीमारी होती है, हड्डी की बीमारी, सब बहुत बढ़िया इलाज है, कैसे भी टूट जाए जोड़ सकते हैं। दिल की बीमारी, छेद हो जाए तो बंद कर सकते हैं, अरे रिप्लेस ही कर सकते हैं, क्योंकि दिखता है, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। मन की बीमारी नहीं दिखती है, तो इसका इलाज भी नहीं होता। तो हम किस में लगे रहते हैं जीवन में? जो दिखता है उस पर लगे रहते हैं। क्या दिखता है? पेड़ पौधे दिखते हैं, प्लास्टिक का कचरा दिखता है, ये गार्बेज दिखता है, नाली में गंदगी, ये सब दिखती है, इसलिए हम उस पर बाकायदा ध्यान कर सकते हैं। पर जो नहीं दिखता है वो ज्यादा खतरनाक है। शरीर की बीमारी ज्यादा खतरनाक है कि मन की बीमारी? सीधी सी बात है। तो जो ना दिखता, अच्छा ना दिखने वाले की संख्या बताता हूं आपको। मध्य यहाँ पे इंदौर का जो मैंने आंकड़े लिए नगर निगम का, कि प्रति परिवार एक दिन में 450 ग्राम कचरा फेंकता है। तो महीने का 14, 15, 16 किलोग्राम हो गया, साल का 150-200 किलोग्राम हो गया, इतना ही होगा। आप गूगल सर्च के देखना, एक व्यक्ति एक साल में, भारत का व्यक्ति, बाकी देशों को तो छोड़ ही दो, भारत का व्यक्ति एक साल में, एक व्यक्ति 2 टन 2000 किलोग्राम कार्बन एमिशन करता है। तो एक परिवार कितना हो गया? 10,000 किलोग्राम। तो कहां 150 किलोग्राम में लगे हैं और काम 10,000 किलोग्राम छोड़ते हैं। बात समझ में? तो जो न दिखता है, क्योंकि हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, वी डोंट इवन रियलाइज। कितने लोगों को फील हुआ होगा जीवन में, आज तक आप सब लोग इतने बड़े हो गए, कि आपका किचन में जब खाना बनता है तो कार्बन उत्सर्जन होता है, कभी फील होता है? कभी दिखता है कि वो लो जल रही है, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है? क्यों? कलरलेस है, स्मेललेस है, पता ही नहीं चलता। बात समझ में आ रही है? तो ये जो ना दिखने वाला कचरा है, ये भयंकर खतरनाक है। एक और कारण है क्यों खतरनाक है, क्योंकि एक बार ये हवा में चला गया तो इसकी जो एवरेज आयु है, लाइफ है, वो 300 साल है। कितने साल है? 300 साल। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लाइट चल रही, जिसके अंदर हम इस समय बैठ के चर्चा कर पा रहे हैं, जो माइक चल रहा है, आज जो एलपीजी पे खाना बना के खाएंगे, उसका असर दुनिया में कब तक रहेगा? 300 साल। बाप रे, समझ में आ रही है? इसलिए मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मैं ठंडे पानी से नहाता हूं, एसी लगाया नहीं, मैं कपड़ों पे प्रेस नहीं करता, इसलिए नहीं क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं, मैं आईटी का प्रोफेसर हूं, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, पर धरती अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि धरती पे सब कुछ फिक्स है। चाह के भी धरती को बढ़ा नहीं सकते, चाह के भी धरती पे मिट्टी नहीं बढ़ा सकते, पानी नहीं बढ़ा सकते, खनिज नहीं बढ़ा सकते, जो है वो फिक्स है कि नहीं? कुछ कर सकते नहीं। तो ये बात तो मान लेना चाहिए कि यदि पर्यावरण को ठीक करना है तो सबसे पहला नियम, चूंकि धरती फिक्स है, चूंकि सारे संसाधन फिक्स है,
जरूरतें फिक्स होनी चाहिए। समझ में आ रही? ठीक लग रहा है बात? भाई सैलरी फिक्स है तो खर्चे कैसे होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। धरती फिक्स है तो जरूरतें फिक्स होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? इसमें तथ्य मतलब लॉजिकल लग रहा है ना? ऐसे कोई मैं आपको जबरदस्ती मानो ऐसी बात नहीं है, तो लॉजिक लग रहा है। हाँ, वो देर से समझ में आई। चलो कोई बात नहीं, देर से तो आई, देर आए दुरुस्त आए। बात समझ में आई? तो यदि पर्यावरण के लिए कुछ करना है तो सबसे बढ़िया काम होता है कुछ मत करो, है ना? पर्यावरण के लिए कुछ करना है तो सबसे बढ़िया काम क्या है? कुछ ना करो। तो कुछ ना करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, वरना कुछ करेंगे तो जरूर कुछ होगा। तो जलवायु परिवर्तन इतनी गंभीर समस्या है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं यदि आप समझ जाएंगे सच में तो आप भी मेरे साथ 11 साल की यात्रा पे निकल जाएंगे। सच में समझ जाएंगे। और ये दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है। मैं बोलता हूं वैज्ञानिकों को छोड़ दो, प्रोफेसर को भी छोड़ दो, खुद जो ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर तो ध्यान दे लो। अपने अनुभव को तो आप अमल में लो, उस पर तो बात मान लो क्या ऐसा हो रहा है ना? तो चौथा पॉइंट है कब ठीक करना चाहिए जलवायु क्लाइमेट चेंज को? कब ठीक करना चाहिए? आज, अभी। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसे। क्या करूं मैं? क्या करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है 99% लोगों को समझ में नहीं आता। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी हूं, पर मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा जिससे आप भी बोलोगे कि हाँ बात तो सही है। 99% लोगों को यह समझ में नहीं आता कि पर्यावरण कैसे ठीक करना है। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देश में कितनी सारी संस्थाएं पर्यावरण पर काम करती है, 10,000 होगी कम से कम। अच्छा, मनुष्यों के पास 3 साधन होते हैं किसी समस्या को हल करने के। मनुष्य लोग क्या करते हैं? पहला साधन है नियम कानून बनाना। तो क्या दुनिया में नियम कानून बन रहे पर्यावरण के लिए? बन रहे। पेरिस एग्रीमेंट है ना, जो लोग जानते होंगे, एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ विश्व में, पहली बार सारे देश एक साथ आ गए, 195 देशों ने साइन किया। क्या साइन किया? कि हम सब लोग मिलके अपना कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे। पिछले साल 2 साल पहले भैया भी गए थे कॉप मीटिंग में। जो मीटिंग होती है उसका नाम है कॉप्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अभी खत्म है 29वीं। तो सबने डिसाइड किया कि हम सब लोग मिलके कार्बन एमिशन कम करेंगे। साइन किया सब लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने। वो मैं इतना खुश हो गया। ऐसे 2015 में साइन हुआ था पेरिस में, इसलिए उसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह, अब तो सबने साइन कर लिया है। 2016 में कार्बन उत्सर्जन कम होगा, 17 में और कम होगा, 18 में और कम होगा। वास्तविकता क्या है? हर साल बढ़ते जा रहा है। मतलब कुल मिला के यह है कि नियम कानून। अच्छा, भारत में एक बहुत अच्छा एक्ट है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2003 में पास हुआ। वो एक्ट बोलता है हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर गवर्नमेंट को कार्बन एमिशन कम, एनर्जी सेविंग करना चाहिए। एनर्जी सेविंग मतलब कार्बन एमिशन सेविंग एक्ट बोलता है। क्या हम करते हैं? कोई संस्थाएं करती? नहीं। कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूं, मेरे अनुभव में नियम कानून बनाने से बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बना ही रहे 30-40 साल। दूसरा, मनुष्यों के पास साधन होता है टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले। कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाए, नया ये आ जाए, नया सोलर आ जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए, इससे आ जाए, उससे आ जाए, उससे सॉल्व करेंगे। आप बताओ, आपके अनुभव में पिछले 30-40 से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है? हाँ कि नहीं? अच्छा, सो तो नहीं गई? भूख तो नहीं लग रही? अच्छा, पिछले 30 सालों से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो क्या पर्यावरण ठीक होते जा रहे हैं? नहीं, बिगड़ते जा रहा है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी भी हल नहीं है ना? तीसरा संसाधन मनुष्यों के पास होता है इकोनॉमिक ग्रोथ कर ले, आर्थिक प्रगति कर ले, पैसे कमा ले। अभी कॉप मीटिंग में ये लड़ाई होती है ना, कौन किसको पैसा देगा, अमीर गरीब को देगा, ये सब चलता रहता है झगड़ा। तो इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है ना, हर साल भारत देश समृद्ध होता है, विदेश विश्व की इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है। तो क्या उससे पर्यावरण ठीक होते जा रहे हैं? नहीं। कुल मिला के मैं कह रहा हूं कि जो सामान्य तौर तरीके हमारे समस्या को हल करने का, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी, ये तीनों टूल काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है और ऐसा दिख रहा है ना? तो फिर इन सब से तो ठीक नहीं होगा। और इसीलिए मैं यात्रा पर हूं, वरना मैं दिल्ली में बैठ के पॉलिसी बनाता, है ना, और रिसर्च करता लेबोरेटरी में। IIT बॉम्बे का प्रोफेसर हूं, रिसर्च करता, वहां पे किताबें लिखता, रिसर्च पेपर लिखता।
पर मुझे लगा इन सब से नहीं होने वाला। और मुझे लगता है 4 साल 5 साल हो गए मुझे यात्रा करते करते, बस में घूमते, मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन एकदम सही है। इन सब से हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हर साल तो देख ही रहे। तो फिर किससे होगा, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे होगा फिर क्लाइमेट, वातावरण ठीक किससे होगा? तो मैंने 2 नियम बनाए। अच्छा, हम सब लोग नियमों का पालन करते हैं अपने घरों में, राइट? क्या करते हैं? जूते बाहर निकालेंगे, है ना? और क्या करते हैं? किचन में खाना बनाएंगे, बेडरूम में सोएंगे, बाथरूम में नहाएंगे। सब लोग करते हो? अच्छा, उल्टा करते हो, बेडरूम में खाना बनाएंगे, किचन में सोएंगे। छोटा सा घर, 1000, 1500, 2000 स्क्वायर फीट के घर के रहने के नियम होते हैं, और धरती जो बड़ा घर है उसके कोई नियम नहीं। धरती पर रहने के नियम होना चाहिए, हाँ कि नहीं? होना चाहिए। आज तक किसी ने बताया? नहीं बताया न कि किसी। वेरी गुड, बताएं। लोगों ने अलग अलग तरीके से बोला, उसको नियम नहीं बोला, उन्होंने कुछ और बोला, पर शास्त्रों में भी लिखा है कैसे जीना है, क्या करना है, लोगों ने बताया। मैंने उसको सरल करने के लिए उसको 2 नियम बना लिए। आप उसको बोलते हैं, हम उसको बोल सकते हैं प्रोफेसर सोलंकी के मनुष्य जीवन के अस्तित्व के नियम। बाप रे, कितना भारी काम है। मैं गारंटी करता हूं, आप दीवार पे लिख लेना इस मंगल भवन की। ये 2 नियम में से किसी भी एक नियम का उल्लंघन किया तो मनुष्य जीवन धरती पर नहीं बचेगा, इसकी मेरी गारंटी। पहला नियम बोलता है, इन एन इकोसिस्टम ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज देयर हैज टू बी फाइनाइट कंजम्पशन। जिस सिस्टम में रिसोर्सेज सीमित हो तो जरूरतें सीमित होना चाहिए। लॉजिकल है? यदि आपकी सैलरी फिक्स है तो खर्चे फिक्स होना चाहिए। लॉजिकल है? यदि धरती फिक्स है तो प्रोडक्शन कंजम्पशन फिक्स होना चाहिए। पर इंसानों को लगता नहीं, जीडीपी बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। अरे भाई, जिस धरती से ले तो बेचारी खुद ही फिक्स है, तो तुम कहां कंटिन्यूसली बढ़ सकते हो? बात समझ में आ रही है? बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक स्कूल में मुझे बच्चे ने पूछा, बोले सर आप बोल रहे हो जीडीपी बढ़ नहीं सकती, तो बढ़ती कैसे? हर साल तो जीडीपी बढ़ रही है। तो मैंने कहा एक तरीका है। कैसे? चोरी करके। चोरी करके बढ़ा सकते। आप सब लोग चोरी करते हैं, हाँ कि नहीं? नहीं करते, वेरी गुड। अच्छा, समझ लेते चोरी करना किसको बोलते हैं। यदि मैंने किसी से 100 रुपए लिए हैं और वापस दे दिए तो क्या बोलते हैं? उधार लिए थे। और किसी से 100 रुपए लिए और जीवन भर वापस नहीं दिए तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चोरी, बदमाशी, गबन। और हम आधुनिक लोग क्या करते हैं? साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बढ़िया चोरी करते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी। पता है आपको ट्यूबवेल? सबको पता है ना? ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने जमीन से पानी निकालना सीख लिया। जमीन में पानी डालना सीखा है? नहीं। तो क्या भारत में पानी का लेवल कम होते जा रहा है? बोलो जोर से। हाँ, हो रहा है। तो क्या बोल सकते पानी की चोरी हो रही? हो रही है। और जो चोरी करता है उसको क्या बोलते हैं? चोर। और चोर कौन है? हम नहीं। हाँ, ये बात देखो, कितने बढ़िया सुंदर मुस्कुराते हुए चोर लोग बैठे हैं। मॉडर्न 1 नंबर के चोर। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपके पिताजी ने और मेरे पिताजी ने जमीन में पानी नहीं रखा, पर हमने निकाल लिया, चोरी। आपके पिताजी ने और मेरे पिताजी ने जंगल में पेड़ नहीं लगाए, पर 33% जंगल कट गए, चोरी। और हर काम में हम ऐसे ही करते हैं। अच्छा, आश्चर्य की बात है कि ध्यान से सोचो तो चोरी करते हैं तो किससे करते हैं? कल को पानी किसको नहीं मिलेगा? हाँ, फ्यूचर जनरेशन। किसकी? तुम्हारी, पड़ोसी की नहीं। तुम्हारे खुद के बच्चे, खुद के नाती, खुद के पोती इसको भुगतने वाले हैं। तो ये बड़ी गड़बड़ है। तो पहला नियम तो है, चूंकि सब कुछ फिक्स है, जरूरतें फिक्स होनी चाहिए। ये बात सबको क्लियर हुई? हेलो, ठीक है। तो अभी एक फ्लैट है तो दूसरा तो नहीं लोगे? जरूरतें फिक्स करने का मतलब तो यही हुआ, है ना? वेरी गुड। दूसरा नियम, जिस सिस्टम में संसाधन फिक्स हो वहां पे प्रोडक्शन लोकल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सेंट्रलाइज प्रोडक्शन करते हैं, बड़ी फैक्ट्री, बड़ा ये बड़ा वो, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, जब भी बड़ा सेंट्रलाइज करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा अनइक्वल होता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, एक मंदिर में बड़ी आरती हुई तो महाराज जी ने प्रसाद बांटना चालू किया, है ना? बहुत सारे लोग, हजारों लोग हैं। किसको ज्यादा प्रसाद मिलेगा? प्रसाद मिलने के चांस किसके? जो पंडित के पास में जहां बट रहा है, राइट? वो दूर वाले को तो बेचारे को शायद नंबर ही ना लगे, खत्म ही हो जाए। तो जब भी केंद्रीयकरण करते हैं उसका जो फल मिलता है वो
बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इसके कारण क्या होती है, एक इंग्लिश में टर्म है इनइक्विटी, असमानता बढ़ती है। आप लोगों ने एक टर्म सुना है, इंग्लिश का फ्रेज है रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर, सुना है सबने? अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। अच्छा, ये रियलिटी है, सिर्फ कहने की बात नहीं। आप हर साल की रिपोर्ट उठा के देखो, इकोनॉमिक रिपोर्ट, गैप बढ़ता जाता है। और समाज में जब गैप बढ़ता है, मैं हमेशा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे बात करता हूँ, यदि दो तार के बीच में ज़्यादा वोल्टेज हो जाए तो क्या होता है? फॉल्ट होता है, स्पार्किंग होती है। वैसे ही समाज में गैप बढ़ जाए तो क्या होगा? स्पार्किंग होगी। तो देखो, मुझे हाँ या ना में जवाब देना। क्या साइंस आगे बढ़ रहा है? हाँ या ना में? साइंस आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही, इकोनॉमी आगे बढ़ रही, भाईचारा बढ़ रहा है? नहीं। प्रेम भाव बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है। हाँ, उसका कारण है ये सेंट्रलाइज प्रोडक्शन। एक किताब आई थी 1973 में, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उन्होंने लिखा था, और आज भी सत्य है, उन्होंने लिखा था कि ये टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारी इनएफिशिएंसी को छुपाते हैं। आपका टमाटर कहाँ से आपको पता भी नहीं होगा, 500 किलोमीटर दूर से आया, 1000 किलोमीटर दूर से आया, वो वेयर हाउस से आया, कहाँ से आया, तो बहुत इनएफिशिएंट हो गया। आपने चीज खाया, भगवान जाने कहाँ से आया। तो लोकल नहीं करेंगे तो उसकी जो कारण, जो मटीरियल पैसे, प्रोसेसिंग एनर्जी लगती। आज आप जाके एक बिस्किट खरीदना, कभी देखना अच्छे क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का बिस्किट, तो 4 पैकेट से गुजरना पड़ेगा आपको। सबसे पहले एक बैग में देगा, फिर उसके अंदर एक बड़ा सा पैकेट रहेगा, फिर उसके अंदर एक दूसरा छोटे पैकेट रहेंगे, फिर उसके अंदर प्लास्टिक का केसिंग रहेगा। 4 लेयर से गुजरते हैं तब तक बिस्किट तक पहुंच पाते हैं। और उसको खाने में कितना समय लगता है? 10 सेकंड। 200 मिलीलीटर की पानी की बोतल इतनी चलती शादियों में, है ना? जो ज़्यादा अच्छी शादी उसमें और ज़्यादा चलती है। मैं उसको बोलता हूँ पाप का पानी। क्या है वो? पाप का पानी। क्यों? उसको पीने में 10 सेकंड ही लगते हैं, पर उसके पीछे की प्रक्रिया देखिए। वो प्लास्टिक को बनाने के लिए क्रूड ऑयल लगता है। क्रूड ऑयल जब आप करते हैं तो पता नहीं 5000 किलोमीटर से लाना पड़ता है। सऊदी अरेबिया से आता है और रशिया से आता है 15000 किलोमीटर से। वो क्रूड ऑयल को लाके फिर उसको एक, इसमें से एक बाय प्रोडक्ट निकलता है प्लास्टिक की बेड, फिर उसको दूसरी फैक्ट्री में ले जाके मोल्ड किया जाता है तो प्लास्टिक की बॉटल बनी। फिर उसको तीसरी फैक्ट्री में ले जाके पानी भरा जाता है, फिर उसको पता नहीं पानी भारी होता है तो ट्रक से ले जाना पड़ता है फिर उसको दूर, फिर उसको कहीं पे गोडाउन में रखा जाएगा, उसमें एनर्जी लगी, फिर गोडाउन के बाद दुकानदार रखेगा और फिर वो आदमी उसको ठंडा करेगा, फिर ठंडा करके वो पीने के लिए आपके पास हाजिर होगा। आप उसको 10 सेकंड में पी लोगे। फिर वो बॉटल का क्या होगा? फेंकी जाएगी। भारत में 85% प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता, तो 85% चांस है कि वो कहीं नदी में जाएगा, नाले में जाएगा, कचरे के ढेर में जाएगा। फिर क्या होगा? डिसइंटीग्रेट, डिग्रेड होगा। कितने साल में? 200, 300, 400 साल में। फिर क्या बनेगा? माइक्रो प्लास्टिक बनेगा। फिर वो पानी में ले दे के घूम फिर के तुम्हारे शरीर में आएगा। एक 10 सेकंड के सुख के लिए इतना बड़ा तामझाम, तो पाप है कि नहीं है? हाँ कि नहीं? पाप है ना? पाप है, पाप का पानी है वो जो हम करते हैं। और कई लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी शादी में तो पाउच नहीं, हमारी शादी में तो प्लास्टिक की बोतल दी जाती है ना। कितना गजब गलत करते हैं। तो 2 नियम है, पहला तो लिमिट करो, दूसरा लोकल करो। जो भी लोकल काम होगा वो बढ़िया होगा। एक डॉक्टर मुझे बता रहे थे, बहुत अच्छी सलाह भैया उन्होंने दी कि आजकल इतना केमिकल आता है, कैसे पता चले कि कौन सी सब्जी बिना केमिकल वाली, कैसे पता करें? तो उन्होंने काम करो, जो सबसे सस्ती सब्जी वो ले लेना है, क्योंकि किसान को भी पता है कि इसके भाव अच्छे मिलते तो खूब दवाई डालेगा, जिसके भाव अच्छे नहीं मिलते वो जो उग जाती। तो जो सबसे सस्ती सब्जी हो, सबसे सस्ता फल हो, वो ले लेना, वो कम से कम केमिकल वाला है। बात समझ में? तो लोकल इसका मतलब सस्ती तभी है जब वो लोकल होगा, वरना वेयर हाउस में रख के दूर दूर से आता तो सस्ता हो ही नहीं सकता। तो सस्ता इसका मतलब लोकल है। तो पहले जरूरतों को लिमिट करो, फिर लोकल करो, है ना? तो अप्लाई करके देखें नियम। 2 काम करना है। क्या करना? पहला लिमिट करो, दूसरा लोकल। अपन अप्लाई करके देखते हैं। मान लो अपने को पानी का उपयोग करना है, तो पहला नियम है पानी का उपयोग करने का लिमिट करो। मतलब क्या करो? वेस्ट मत करो, है ना? बाथ टब में मत नहाओ, कभी कभी नहीं भी नहाओगे तो चलेगा, पानी बचेगा। तो लिमिट किया। फिर लोकल करो, मतलब लोकल रिचार्ज करो, छत का पानी रिचार्ज कर लो, ये रिचार्ज कर लो करो। मान लो खाना खाना है तो लिमिट करो, मतलब वेस्ट मत करो, और लोकल करो, मतलब लोकल पैदा सब्जियां खाओ। कपड़े पहनना है तो लिमिट करो, मतलब अलमारियां भर भर के कपड़े मत रखो, है ना?
आजकल इतना आसान हो गया कपड़े खरीदना अमेजोन और ये सब के कारण। मैं गारंटी करता हूं आपकी अलमारी में इतने कपड़े होंगे कि कई सारी जोड़ी मालिक का साल भर रास्ता देखते, मेरा मालिक मुझे कब पहनेगा। ऐसा होता है? भगवान के नाम पे ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि यू कैन बाय, तुम्हारी शक्ति है खरीदने की, यू कैन बाय। प्रश्न है क्या नेचर सप्लाई कर सकती है? और आंसर इज नो, क्योंकि नेचर में सब कुछ फिक्स है। तो तुम्हारी कैपेसिटी खरीदने की, तो इसलिए मत खरीदो। मैं अभी एक एग्जांपल दिया था, एक मैंने कमेंट डाला इस पे। हमको लगता है कि हमारी सैलरी बढ़ गई तो हम ज्यादा खरीद सकते हैं, पर भाई तुम्हारी सैलरी बढ़ी, तुम्हारी खरीदने की क्षमता बढ़ी है, धरती के सप्लाई करने की क्षमता थोड़ी बढ़ी है। पर ये लाइसेंस लगता है लोगों को कि जिसकी सैलरी बढ़ गई उसको लगता है कि अब तो मैं बड़ी गाड़ी खरीदूं, है कि नहीं? तो गड़बड़ है। तो लिमिट और लोकल, ये दो नियम के अंदर आपने जो भी किया, जीवन जिया, तो बने रहोगे, नहीं तो गारंटी है ना? एनर्जी को उपयोग करना है तो लिमिट करो, और एक बार लिमिट कर तो लोकल अपनी छत पे कर लो। मैंने इस पे लिखा देखो, एनर्जी स्वराज। एनर्जी स्वराज क्या है? एनर्जी में आत्मनिर्भरता। ये सारे समस्याओं की जड़ी एनर्जी है। हम इसलिए तेजी से चल पाते क्योंकि पेट्रोल है गाड़ी में, नहीं होता तो नहीं चल पाते। इसलिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चला सकते क्योंकि कोयला जला सकते, नहीं होता तो नहीं चला पाते। इसलिए हमें स्ट्रेस टेंशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि व्हाट्सएप पे ये मैसेज वो मैसेज, कभी ये, कभी सुख का, कभी दुख का, कभी हंसी का, कभी। जब माइंड फ्लक्चुएट होता है तो स्ट्रेस क्रिएट होता है, उसके पीछे भी एनर्जी। इतने डेटा सेंटर नहीं होते तो ऐसा होता क्या? नहीं होता। सारी समस्याओं के केंद्र में एनर्जी है, सारी समस्याओं का हल भी एनर्जी है। हमें गलत एनर्जी से सही एनर्जी पर जाना है ना? तो किस पे जाना है? सही एनर्जी कौन सी, गलत एनर्जी कौन सी? अच्छा, मैंने किताब लिखी थी भैया 2019 में, एनर्जी स्वराज मेरे सोलर के साथ प्रयोग, ऐसे उसकी किताब का टाइटल था। उसके पहले पेज में मैंने गीता का श्लोक लिया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना की जरूरत होती है ना? तो अधर्म किसको कहते हैं? जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो नेगेटिविटी, वो अधर्म है। तो आज का अधर्म क्या हुआ? काली ऊर्जा। मैं इसको बोलता हूं काली ऊर्जा। क्यों काली ऊर्जा? क्योंकि कोयला दिखने में भी काला होता है, और कच्चा तेल क्रूड ऑयल कैसे दिखता है? वो भी काला होता है। तो काली ऊर्जा का साया है, 80-85% एनर्जी काली ऊर्जा से आती है। तो क्या बोलेंगे? पूरी धरती पर किसका साया है? काली ऊर्जा का, अधर्म का साया है। तो क्या करना पड़ेगा? धर्म की स्थापना। धर्म किसको कहेंगे? ऊपर से आने वाली ऊर्जा। धर्म जो सच्चाई है, सत्य है ना, जो शाश्वत है, वही तो धर्म है। तो शाश्वत ऊर्जा जो है उसकी स्थापना की जरूरत है। शाश्वत ऊर्जा कौन सी है? एक ही है, यही है कि जो जीवन पर चलती रहेगी। वरना आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आते रहते हैं लेख, कोयला इतने साल चलेगा, पेट्रोल इतने साल चलेगा। हमने जीवन को उस ऊर्जा का आधार बनाया है जो वैसे भी चलने वाली नहीं है, तो वैसे भी ठीक बात नहीं। तो सोलर पे आना पड़ेगा। कितने प्रतिशत आना पड़ेगा सोलर पे? 100% आना पड़ेगा। 99 से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 1% भी कार्बन एमिशन किया तो 300 साल तक इकट्ठा होता रहेगा, तो इकट्ठा होकर बड़ा हो जाएगा। 100% आना पड़ेगा। आप आओगे सोलर पे? अच्छा, पर रहना सावधानी से। हम मनुष्य लोग बहुत होशियार लोग हैं, पता है? हम लोग क्या करते हैं? एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और दूसरी, ये देखो सबको पता है, महान लोग हैं हम लोग। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दूसरी खड़ी करते हैं। अच्छा, ऐसे पहले किया करते थे, अब तो आधुनिक हो गए। अब क्या करते हैं? एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और 4 खड़ी करते हैं। इसलिए पानी खराब, हवा खराब, मिट्टी खराब, संबंध खराब, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वायलेंस, क्लाइमेट चेंज, सब तो उल्टा चल रहा है, सही कि नहीं? इसलिए सोलर का उपयोग भी यदि सोच समझ के नहीं किया तो फिर मारे जाएंगे, फिर मारे जाएंगे। दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिसका साइड इफेक्ट ना हो। कुछ है तो कुछ होगा, है ना? तो सोलर का उपयोग, मुझे लोग सोलर मैन ऑफ इंडिया, सोलर गांधी बोलते हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, सोलर एनर्जी उपयोग करने का पहला नियम है, सोलर एनर्जी का उपयोग मत करो। ये पहला नियम है। क्या नियम है? सोलर एनर्जी उपयोग करने का पहला नियम क्या? सोलर एनर्जी का उपयोग मत करो, पहला नियम। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि मैंने पीएचडी की है
मैंने किताबें लिखी है, रिसर्च किया है। सोलर पैनल बनाने के लिए सिलिकॉन लगता है ना, उसके अंदर जो सेल बनता है सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन को जमीन से खोदना पड़ेगा और उसको पिघलाना पड़ेगा 3 बार। उसका टेम्परेचर होता है 1480 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 3 बार मेल्ट करते हैं 1480 के ऊपर, मतलब 1500, 1600, 1700, तब जाके वो सिलिकॉन का वेफर बनता है। फिर उस पर सेल बनाते हैं, सोलर सेल। फिर उससे मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूल के ऊपर क्या लगता है, आपने देखा है मॉड्यूल? कांच लगता है तो कांच बनाना पड़ेगा। फिर साइड में क्या लगता है, मॉड्यूल के साइड में क्या होता है? एल्यूमिनियम की फ्रेम होती है तो एल्यूमिनियम बनाना पड़ेगा। फिर उसको खड़ा करने के लिए क्या लगता है? लोहे का स्ट्रक्चर, तो आयरन बनाना पड़ेगा। फिर उससे बिजली निकालने के लिए क्या लगता है? कॉपर केबल, तो वायर बनाना पड़ेगा। फिर उस बिजली को प्रोसेस करना पड़ेगा तो क्या लगता है? एक डब्बा लगता है, इन्वर्टर। फिर इसे स्टोर करना पड़े तो बैटरी। ये सब तामझाम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, जमीन खोदना पड़ेगी, रसायन डालना पड़ेंगे, टेम्परेचर एनर्जी लेकर पड़ेगी। अच्छा, 20-25 साल की लाइफ के बाद फिर रिसाइकल करो, तो फिर एनर्जी लगाओ, फिर कुछ करो। ये सब का साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? इसलिए अंग्रेजी में कहावत है क्या? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सोलर एनर्जी का उपयोग करना क्योर है, उपचार है, पर किसी भी एनर्जी का उपयोग न करना क्या है? प्रिवेंशन। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन क्या है? कुछ मत करो। देखो, जीवन में सबसे गहरा आनंद कब आता है? गहरे ध्यान में। ये तो पता है ना? यदि सच में जीवन का आनंद लेना तो क्या करना चाहिए? गहरे ध्यान में सबसे जीवन का आनंद। अच्छा, गहरे ध्यान में हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। इसलिए क्लाइमेट चेंज और वातावरण जो बदल गया, इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ ना करना। अच्छा, इसका ये मतलब कतई नहीं कि सोते रहना, पड़े रहना, कुछ पढ़ाई नहीं करना, ये ब्रश नहीं करना, नहीं। इसका मतलब है कर्तव्य तो जीवन में कर्म तो करना पड़ेंगे। शरीर है तो भूख लगेगी तो खाना लाना पड़ेगा, ठंड लगेगी तो उसको ओढ़ना पड़ेगा, तो कर्म करना पड़ेगा। पर कोशिश करो कि जो अवॉइडेबल है अवॉइड करो। इसलिए सोलर एनर्जी का उपयोग करने का पहला नियम अवॉइड करो, मत करो। इसलिए मैंने कहा ना, मेरे घर में ना फ्रिज है, ना गीजर है, ना एसी है, कपड़ों पे प्रेस नहीं करता। इसलिए नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, नेचर अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, एक और कारण अवॉइड करना चाहिए। आपको एक आंकड़ा देता हूँ। अच्छा, सब बोर तो नहीं हो गए? ये तो चौपाल तो कम, ये भाषण क्या बोलते हैं, प्रवचन ज्यादा लग रहा है। चलने दे। ओके भैया, आपको तो नहीं जाना है? भैया आपको तो जाना है, तो आप कुछ बोलना। मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 2-3 मिनट। 5 मिनट। हाँ, ठीक है। तो अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? एक और कारण है। जब हम एक दिन फ्रिज का उपयोग करते हैं तो फ्रिज के ऊपर लिखा रहता है, रेटिंग आपने पढ़ी कभी, है ना? कितनी बिजली लेता है वो लिखा रहता है। तो 250-300 लिखा रहेगा। वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होता है, जो कभी होती नहीं उससे ज्यादा ही कंज्यूम करता है। तो एक दिन फ्रिज का उपयोग किया मतलब 1 यूनिट बिजली लगी। एक बार गर्म पानी से नहाते हैं, गीजर का जो पावर होता है 2 से 3 किलोवाट होता है ना, और 15 मिनट चला लिया उसको, 15 से 20 मिनट, तो 1 यूनिट बिजली हो गई। तो एक बार गर्म पानी से नहाए तो 1 यूनिट बिजली। 1 घंटा एसी चलाया तो 1 यूनिट बिजली। और भारत में 74% बिजली कोयले से आती है। और जब 1 यूनिट बिजली कोयले से बना के सप्लाई होकर कंज्यूम होती है तो 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन होता है। 1 यूनिट बिजली से 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन। और 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन हवा में जाएगा तो कितने साल रहेगा? 300 साल। मतलब क्या हुआ? एक दिन, अच्छा 300 साल क्या करेगा? गर्मी पैदा करने का काम। इसका मतलब क्या हुआ? एक दिन के फ्रिज को उपयोग करने का जो सुख है उसका दुख कब तक रहेगा? 300 साल। एक दिन गर्म पानी से नहाने का जो सुख है उसका दुख कब तक रहेगा? 300 साल। और 300 साल कौन भुगतेगा? आगे वाली पीढ़ी। कौन भुगतेगा? आने वाली पीढ़ी। किसकी? तुम्हारी, पड़ोसी की नहीं। अब बताओ, तुम करो। अच्छा, 300 साल मतलब कितनी पीढ़ियां निकल जाएगी? 6, 7, 10 पीढ़ियां। 30 साल की एक पीढ़ी मान ले तो 10 पीढ़ियां। ऐसा काम जो तुम करो और तुम्हारी 10 पीढ़ियां भुगतती रहे उसको, ऐसे काम को क्या कहेंगे? ये किसी पाप से कम नहीं है ना? क्या कहेंगे? पाप से कम नहीं है। वो जो पाप करता है उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। और पापी कौन है? हम नहीं। हाँ, वाह वाह वाह। देखो,
पर हम जाने अनजाने करते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। तो इसलिए अवॉइड करो। क्या बिना फ्रिज के रहा जा सकता है? यस। भगवान कृष्ण को दूध माखन इतना पसंद था, इतने सारे पोस्टर भगवान कृष्ण के देखे, किसी पोस्टर के बैकग्राउंड में फ्रिज देखा है? मतलब भगवान कृष्ण बिना फ्रिज के रहते थे। सदियों से इंसान बिना फ्रिज के, अभी अभी बिगड़े हम लोग। कब बिगड़े? 30-40 साल के पहले फ्रिज होता था? नहीं। तो अभी अभी बिगड़े हैं, सुधर सकते हैं। तो बिना फ्रिज के रह सकते हैं। बेचारा ठेला वाला मैं देख रहा था, सुबह यहाँ पर आया था हमारी साइकिल रैली लेके, इतने ठेले वाले घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। इधर ही तो मिलती है बाहर। भारत तो इतना महान देश है, हमको विदेशों में तो मेहनत करना पड़ती है ताजी सब्जी लाने के लिए। सब तुम्हारे घर आके दरवाजा खटखटा के दे जाएगा। पर हम महान लोग, हमको क्या करना है? ताजी सब्जी लेना है, फ्रिज में रखना है, पहले उसको बासी करना है, फिर उसको पका के खाना है। तब तक मजा ही नहीं आएगा। ऐसा करते हैं हम लोग? कर रहे हैं। मत करो, अवॉइड करो। अवॉइड नहीं कर सकते तो दूसरा स्टेप है मिनिमाइज करो। मिनिमाइज करना मतलब क्या करना? कम एनर्जी में काम चला। मान लो फ्रिज का उपयोग करना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा सर मेरे से, तो मेरे को फ्रिज करना ही पड़ेगा, ठीक है कर लो। पर 2 दरवाजे 3 दरवाजे 4 दरवाजे वाला फ्रिज मत लो। फ्रिज में कमरा मत बनाओ। क्या करते हैं हम लोग? 3 दरवाजे वाला फ्रिज। भैया मैं पूछता हूँ इतने बड़े फ्रिज में क्या करते हो? तो कई लोग बोलते हैं सर अचार रख के खाते हैं। सही है। मैं बोलता हूँ फ्रिज में अचार रख के खाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप तो धरती पे हो ही नहीं सकता। जो बेचारा अचार बाहर रखने के लिए, उसको भी फ्रिज में रख दिया। और किसी महान ने कहा कि भैया फ्रिज भरा होना चाहिए, तो उसमें आलू भी रख दिए और प्याज भी रख दिए। छी 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 छी। तो भगवान के नाम पे ऐसा मत करो। तो छोटा सा फ्रिज ले लो भाई, 2-3 लीटर दूध और 1-2 किलो सब्जी, यही तो बचाना होता है ना, मेन तो यही होता है। तो 2-3 लीटर और 2-3 किलो सब्जी के लिए इतना सा फ्रिज लगेगा? 50 लीटर का, 500 लीटर का नहीं लगेगा, 400 लीटर का, 300 का नहीं लगेगा। ये हम भूल जाते हैं कि जितना बड़ा लोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सही है। मिनिमाइज करो। एसी का उपयोग अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करो। कैसे मिनिमाइज करेंगे एसी का उपयोग? एसी क्या करता है? छत को ठंडा करेगा, दीवारों को ठंडा करेगा, जमीन को ठंडा करेगा, फर्नीचर को ठंडा करेगा, फिर आखिरी में जाके छोटा सा शरीर जिसको ठंडा करेगा, 6 फीट बाय 2 फीट। कितना बदतमीज तरीके से एसी यूज करते हैं हम लोग। ठंडा शरीर करना है, दीवार थोड़ी बोलती मुझे ठंडा करो, छत थोड़ी बोलती मुझे ठंडा करो। पर हमने बड़ा बेडरूम बनाया, बड़ा एसी लगाया, सब ठंडा किया, एनर्जी लगी। तो छोटा रूम कर लो भाई, जहां सोते उसको छोटा बना लो। आपने रूम का साइज आधा किया तो एसी आधा हो गया। ठीक है। तो मिनिमाइज करो। AMG याद रखना। ए मतलब अवॉइड करो, एम मतलब मिनिमाइज करो। फिर वो भी नहीं होता, फ्रिज में 5 स्टार कर लिया, सब छोटा करके देख लिया, फिर भी एनर्जी रात में तो चाहिए। फिर आखिरी में जनरेट करो। जी क्या करो? आखिरी काम जनरेट करो। वरना अभी क्या हो रहा है, सब लोग पहले ही जनरेटर पे लग जाते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं गुजरात गया तो मैंने देखा बहुत बढ़िया प्रगति है सोलर की। हर तीसरे चौथे छत पे सोलर लगा। तो भैया मुझे लगा कितना बढ़िया राज्य है, यहाँ तो सब लोग सोलर लगाते हैं। तो ऐसे मेरे लेक्चर हुआ और 15-20 दिन बाद एक सज्जन मेरे पास आए, बोले सर थैंक यू वेरी मच, आपने आंखें खोल दी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर मेरी सिस्टर का फोन आया था, बोल रही थी भैया मैंने घर छत पे 6 किलोवाट का सोलर लगा लिया। और बोल रही थी पहले एक कमरे में एसी था, अभी 3 कमरों में एसी लगा लिया। भगवान के नाम पे ऐसा सोलर का उपयोग मत करना, क्योंकि उसका भी साइड इफेक्ट है। तो सोलर का उपयोग भी सोच समझ के करेंगे तो ही फायदे की बात है, वरना आज हम सॉल्यूशन करेंगे, 20 साल बाद फिर रोएंगे जैसा हम करते हैं। AMG याद रहेगा सबको? अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट। रिपीट करें एक बार। A मीन्स अवॉइड, M मतलब मिनिमाइज और G मतलब जनरेट। और जो AMG नियम का पालन नहीं करता उसको बोलना पड़ता है OMG, ओ माय गॉड, छत पे जगह नहीं है, पॉलिसी नहीं है, सब्सिडी नहीं, फलाना नहीं, ढिमका नहीं, इतने नियम याद आ जाते हैं। इसीलिए जो इस बार हमने इंदौर क्लाइमेट मिशन बनाया भैया के गाइडेंस में, और मैं बहुत खुशी है कि आपके पास ऐसे मेयर है जिन्होंने इतने पॉजिटिव तरीके से इसको लिया कि हम इंदौर को भारत में नंबर 1 नहीं, विश्व में नंबर 1 बनाए। आप चाहते हैं इंदौर विश्व में नंबर 1 बने? कितने लोग चाहते हैं? वेरी गुड। सब लोग चाहते हैं विश्व में नंबर 1 बने। तो ऐसा काम करना पड़ेगा जो विश्व में पहली बार हुआ। तो हर व्यक्ति ये पेड़ पौधे ये सब करते रहते हैं, हमारे साफ करते रहते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है इंदौर क्लाइमेट मिशन में कि पूरे शहर का कार्बन एमिशन कम करेंगे। आज का जो आधुनिक पाप जिसको बोल सकते हैं वो कार्बन एमिशन ही है, तो उसको हमें कम करना है। तो एक काम करना है,
सब लोगों को अपने अपने घर का बिजली का बिल 20% कम करना है। आज से चालू हो जाएंगे, कर देंगे? वेरी गुड। 20% कम करना आसान है। 5 बल्ब में से एक बंद कर दो तो 20% हो गया। 5 दिन में से एक दिन ठंडे पानी से नहा लो तो 20% हो गया। तो 20% कम करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एसी को, फ्रिज को बार बार ठंड में बंद ही करके रख दो तो 20% हो जाएगा। सब लोग 20% बिजली कम करेंगे? वेरी गुड। अच्छा, इसके लिए अपने लिए जोरदार ताली बजाना चाहिए। अच्छा, ये बात भी पक्की कि भैया और हम हर दूर तो नहीं जा सकते, तो आपसे एक और रिक्वेस्ट होगी, हर व्यक्ति जिसने आज सुना है उसको कम से कम 10 परिवारों से और ये करवाना है, और ऐसे व्यक्ति से जिससे दादागिरी से करवा सकते हो, है ना, जो तुम्हारा फ्रेंड हो, जिसको तुम दादागिरी से बोल सकते हो, जिसको बुरा ना लगे, जो मासी चाची भाभी जो भी हो, कम से कम 10 लोगों से और करवाएंगे, तब जाके आज का ये जो मिशन है सक्सेसफुल होगा। करवाएंगे? वेरी गुड। साथ में ये ऊर्जा साक्षरता, एक छोटे छोटे हमारे वीडियो वो आप देखते जाएंगे तो समझ में आएगा। साथ में हमारे 7 दिन के 7 प्रोग्राम है, तो मैं भैया को प्रमोद जी को भेज दूंगा, आपके पास आ जाएगा। 7 दिन के साथ छोटी छोटी गतिविधियां आप वो पालन करोगे तो परमानेंट चेंज आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 100 दिन तक हमने बिजली कम की और जैसे 100 दिन खत्म हुए सब दूर बढ़िया ऐसे चालू, है ना। जैसे गांधी जी के दिन होता ड्राई डे है तो अगले दिन उसकी भरपाई लोग कर लेते, तो भगवान के नाम पे ऐसा ना करें। तो परमानेंट आदत हमारी सुधर जाए उसके लिए हम ये काम करेंगे। ऐसा समय हो रहा है, मैंने काफ़ी समय ले लिया क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट से सुन रहे थे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भैया को हैंड ओवर करना चाहूँगा और आपके जो प्रश्न उत्तर है इसके बाद ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे थोड़ी एनर्जी बचानी है इसलिए मैं थोड़ा कम बोलूँगा। बस 2-3 बातें हैं। एक, देश को आज़ाद कराने में सिर्फ अंग्रेज़ों से, उसका पीछे का छोड़ देते हैं, कितने साल लगे? 150 से भी ज़्यादा। तो देश गुलाम है और देश को आज़ाद करना है, बहुत सिंपल बात थी। इसको समझाने में और करने को देश में कितने साल लगे? 150 से 200 साल। अब उस गुलामी की मानसिकता से बाहर आने में अभी 75 साल लग गए। और थोड़ा मोदी जी आए तो स्पीड बढ़ गई। तो चेतन जी मेरे पास आए, मुझसे मिले कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है और मैं जिस पे काम कर रहा हूँ ऐसा मुझे लगता है कि इंदौर ही ये काम कर सकता है। पहले दिन तो मुझे लगा कि ये खाना पीना फ्रीज एसी सब छुड़वाएंगे। मैंने कहा पहले ही लोगों की दूसरी बहुत सारी डिमांड है, आप ये सब करवाओगे तो और फंस जाएंगे। फिर मुझे ऐसा लगा कि वाकई में इंदौर वो शहर है जो दुनिया को मैसेज दे सकता है। फिर मेरे मन में एक विषय और आया कि मैं जब मेयर बना तो मैंने सफाई के साथ साथ 2050 तक का शहर का ड्रेनेज का, पानी का, बिजली का जो मूलभूत काम करना है वो मैं इन 4-5 सालों में करके जाऊंगा। उस पर हमारा होमवर्क भी चालू है, हम कर भी रहे हैं। लेकिन ये ऐसा काम है जो अगर हमने आज शुरू किया या इंदौर ने शुरू किया और अगर धीरे धीरे देश ने फॉलो किया, 150 साल की बजाय हमने 25-30 साल में भी कर लिया, तो किसी को तो वो शुरुआत करनी पड़ेगी। काम कठिन है, समझने में भी कठिन है। और इंदौर में तो लोकमान्य नगर ऐसी कॉलोनी है जो सबसे ज़्यादा समझेगी और करके भी बताएगी। इसलिए नहीं, ये वैसे ही करते हैं। आप लोकमान्य नगर हमारी सबसे साफ कॉलोनी भी है, अच्छे बगीचे भी हैं, लोग भी जो सिविक सेंस है ना वो इंदौर में सबसे ज़्यादा कहीं है तो वो लोकमान्य नगर में है। तो लोकमान्य नगर तो कर ही देगा, आप उसकी चिंता मत करो। तो जो हमारा एक और चैलेंज था ट्रैफिक का, सबने मुझे कहा ट्रैफिक नगर निगम का काम नहीं है, आपने ये काम क्यों ले लिया? तो मैंने कहा कि जो कठिन काम है वो आज शुरू करो, हो सकता है मेरे कार्यकाल में ना हो, दूसरे कार्यकाल में हो जाए। तो आज 20-30% 2 साल में अवेयरनेस आ गई है। जब मैं भी बात करता हूँ, इंदौर का कलेक्टर भी बात करते हैं, नगर निगम का कमिश्नर भी बात करते हैं, हमारे पुलिस कमिश्नर नए आए, वो भी उनसे पूछो आपकी चुनौती क्या है तो बोलते हैं ट्रैफिक है। तो अभी शहर में सब लोग ट्रैफिक पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ट्रैफिक को लेकर बात कर रहे हैं। तो
और जब हमने इसको कॉन्सेंट्रेट करके बात करना शुरू की तो भारत सरकार ने भी, मध्य प्रदेश सरकार ने भी, इंदौर नगर निगम ने भी, IDA ने कहा भैया पुल बनाओ, तो बन रहे हैं पुल। तो 5-7 सालों में हमारी समस्या कम हो जाएगी, लेकिन जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो विषय है ये आने वाली पीढ़ी का विषय है, तो उसका प्रयास आज से शुरू करना पड़ेगा। और चेतन जी से मैं मिला तो मुझे लगा इनसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो इस प्रयास की पॉजिटिव इंदौर में शुरुआत कराए, और यही काम है भी। मैंने उसको और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश की कि आज़ादी के 75 साल के बाद आप आज किसी भी अच्छे पैसे वाले लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि आखिरी के 2 दिन गांव में जाके रिसॉर्ट में रहना है, जंगल में रहना है। मतलब जो लोग शहर में रह रहे हैं वो आखिरी के दिन, हफ्ते के 2 दिन कहाँ रहते हैं? गांव में, जंगल में, रिसॉर्ट में। और गांव के लोग क्या चाह रहे हैं कि हम शहर में आए। होटल में हम जाते हैं तो क्या कहते हैं? खाना एकदम घर जैसा था, और घर पे खाना बनता है तो होटल जैसी ग्रेवी नहीं बनी। तो मेरी जनरेशन के लिए भी और आप लोगों के लिए भी ये समय है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाना चाहते हैं। हम कितना कर पाएंगे ये नहीं पता, लेकिन चेतन जी की बात में से ये है कि हम आने वाली पीढ़ी को रास्ता ज़रूर बता के जा सकते हैं छोटे छोटे प्रयासों से। इसलिए हमने छोटा सा टारगेट लिया कि एक बार कोशिश करते हैं कि 100 दिन में इंदौर का कितना बिजली का बिल हम कम कर सकते हैं। तो दुनिया को ये मैसेज रहेगा कि अगर कोई चाह ले तो अपना एनर्जी कंजम्पशन को अवॉइड भी कर सकता है, मिनिमाइज भी कर सकता है और जनरेट भी कर सकता है। और वो काम इंदौर 7 साल से कर रहा है। कैसे? हमने सफाई ली, सफाई में पहले 3 R थे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अब एक और जोड़ दिया हमने, रिप्रोड्यूस। अब कुछ कुछ चीज़ों से रिप्रोडक्शन भी शुरू किया। तो ये काम जिस शहर ने कर लिया वो चेतन जी के काम को कर सकता है। तो बस वही आग्रह सुबह साइकिल रैली में और शाम को चौपाल में हम सब लोगों से कर रहे हैं। और लोकमान्य नगर से कोई अच्छा स्थान नहीं है जहाँ से पूरे इंदौर को मैसेज जाए। तो आप सब लोग करेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। और चेतन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। जहाँ जहाँ संभव होगा मैं आपकी चौपाल में सुनने भी आऊँगा और साइकिल भी चलाऊँगा। भैया मैं 1 मिनट और चाहूँगा। हम लोग जहाँ भी चौपाल में जाते हैं प्रयास ये रहता है कि आसपास, उस चौपाल के आसपास के लोग जिन्होंने अच्छा काम किया हो उनको हम ज़रूर सम्मानित करें। आपने जैसे कहा कि इंदौर नंबर 1 बना, तो कई सारे लोग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे एक जो हमारी टीम बनी है जो ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करती है, हमने एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया है जिनको हम एनर्जी स्वराज पर्यावरण प्रहरी पुरस्कार ऐसा देते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के हैं अतुल केकरे जी हैं जो BSNL से रिटायर्ड हैं और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद पेड़ लगाना चालू किए, डिवाइडर पे पेड़ लगाना चालू किए और इन्होंने 400 ज़्यादा पेड़ लगाए और 2021 से रिटायरमेंट के बाद ये लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं। तो हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम बात करना चाहते हैं इनके लिए कि मैं इनके सामने रहता हूँ। ये सुबह 5 बजे उठ के 2 या 3 कैन घर से भर के लेके और वहाँ जाके पहले पानी पिलाते हैं। अच्छा ऊपर नहीं, इसको जिंदा भी रखते हैं। बहुत बढ़िया। इसीलिए हम सबको बहुत खुशी है कि हमारे पर्यावरण प्रहरी है और मैं माननीय मेयर साहब से निवेदन करूंगा कि उनको ये अवार्ड दें। जोरदार ताली बजाएं। तो मेयर साहब इजाजत ले रहे हैं और इसके बाद जिनका प्रश्न हो तो रुक सकते हैं। बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। सामान भी लाएंगे। आपके कोई प्रश्न है या काफी समय हो चुका है, आज मेरे ख्याल से विश्राम करेंगे। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जल्दी से। अच्छा, जो लोग मेरी बस देखना चाहें, मेरा घर है
एक एक करके पूछ लेते हैं। हाँ। आपने को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी नई चीज़ दी आपने हमारे लिए। बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ आज हम हमारा को संपर्क हुआ, मिले। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। लेकिन एक प्रश्न ये था मन में कि सोलर के बारे में जहाँ आपने बताया, नेगेटिव बताया, और जब भारत सरकार, प्रधानमंत्री खुद सोलर लगाने के करे, हमारे मेयर साहब चले गए, वो आज बिल्कुल इसको तन मन से लगे हुए हैं, ये है। तो आपकी एक शब्द के कारण या कई लोगों को मन में ये शंका हो जाएगी कि यार सोलर लगाने से अपने को नेगेटिव आ जाएगी या उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो ये एक थोड़ा विरोधाभास आपने किया है, इसका क्लियर कीजिए। देखो, सोलर की बिजली कोयले की बिजली से हमेशा अच्छी रहेगी, परंतु अति सर्वत्र वर्ज्य, ये तो सुना है। तो यदि अति करेंगे भाई, जहाँ पे हम 3 किलोवाट से काम चला सकते थे वहाँ 4 मत लगाओ। मेरा कहने का मतलब पहले अवॉइड करो, नहीं कर सकते मिनिमाइज करो, क्योंकि सोलर को लगाने में भी लोहा ये पैनल ये सब में सब कुछ तो जमीन को खोदना पड़ेगा, फोकट में तो कम से कम यूज में यदि हमारा काम हो जाए तो वही सबसे बेस्ट है। ये मेरा कहने का एम जी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सोलर से बिजली पैदा करता है जी, और जितनी बिजली पैदा करता है उससे कम खर्च करता है, तो इसमें क्या बुराई है? बुराई यही कि आपने मान लो आपने 4 शर्ट की जरूरत है, 5 रख लिया तो क्या बुराई है? तो वही बुराई है कि जो 5वें शर्ट को बनाने में एक्स्ट्रा पानी लगा, एक्स्ट्रा केमिकल लगा, वो तो आपने नुकसान कर दिया ना धरती को। बिना आपने जैसे ही कुदाली मारी तो आपने उसको चेंज लाना चालू कर दिया, आपने जैसे ही जमीन को खोदा प्रोसेस करना चालू कर दिया। तो एक्स्ट्रा करने से, मैंने कहा ना धरती फिक्स है, जो भी एक्स्ट्रा करोगे उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। इसका फिजिक्स में नियम है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, उसको समझने की जरूरत नहीं, पर एक्स्ट्रा जहाँ अवॉइड करें नहीं करना। मेरा ये कहना था कि यदि बिजली पैदा हुई और बिजली पैदा होने के बाद वो तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सर्किट से जुड़ी हुई है। बिजली तो पैदा होने के बाद सीधे उधर चले गई, फिर वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गई या जिसने बिजली पैदा नहीं करी उसके घर गई। तो वो जो है 1 यूनिट बिजली पैदा करने में जो 1 किलो कार्बन लग रहा था उसकी बचत तो हुई। हाँ बिल्कुल, तो फिर इसमें कोई गलत तो नहीं है ना? इसमें गलत नहीं है भाई बिजली पैदा करो लेकिन बिजली खर्च कम करो, ये चीज सही है।